नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आसान एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं शिवराज सिंह आप सभी का आसान एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चलेगा बेटा, अपन जो आपके प्रीवियस ईयर का जो नोटसेट 2021 का पेपर सोल्व कर रहे हैं, उसके नेक्स्ट सीरीज में अपन यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। और यह आपको समझना है कि देखिएगा, किस बार हर बार नोटसेट सेम ही टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछता है, थोड़ा डीप जाता है वो आरे पास में। तो किस तरह से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है, लैंग्वेज को पकड़ना, आपको टॉपिक पे आपको कमांड रखनी, क्योंकि टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं पर्टिकुलर। चलेगा, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट बेटा, इस आने वाली 22 अगस्त से, इस 22 अगस्त से आपका बेटा आपका नोटसेट एम्स 2023 के लिए बेटा अपन टारगेटेड अपन रेगुलर ऑनलाइन बैच शुरू कर रहे हैं। ये बैच ऑनलाइन रहेगा आपका पूरी तरह से। इस बैच की फीस है मात्र 8,999 रुपये। इस बैच के साथ आपको कंप्लीट रेगुलर बैच के साथ कंप्लीट थ्योरी आपको मिलेगी, आपको साथ में आपको एमसीक्यू साथ में सोल्व कराए जाएंगे वीडियो के साथ। इसके अलावा फ्री क्रैश कोर्स मिलेगा, फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगी, कंप्लीट नोट्स की ई पीडीएफ विद एमसीक्यू की ई पीडीएफ आपको फ्री मिलेगी ऐप में। सभी की प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल बेस लगभग 15,000 के आसपास अपन एमसीक्यू विद थ्योरी अपन डिस्कस करेंगे बेटा। गवर्नमेंट सेलेक्टेड फैकल्टी आपको यहाँ पढ़ाने वाली बेटा। सारी क्लासें ऐप पे लाइव होगी और लाइव होने के बाद क्लासेस सारी सेव हो जाएगी, जिनको आप डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। क्लियर है। और 1 साल तक ये आपकी कोर्सेज अवेलेबल रहेगा बेटा। ये बेस नोटसेट एम्स 2023 को, राजस्थान सीएचओ को, राजस्थान स्टाफ नर्स को, ईएसआईसी 2023, यूपीपीएससी, जीपीएसएससी गुजरात, एएमसी, वीएमसी गुजरात, आरआरबी, डीएसएसबी, पीजीआई चंडीगढ़, जीएमसी, जिपमर, निमांस आपका, या इंडिया का कोई भी नर्सिंग से यूपीपीएससी आपका कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम है उसको टारगेट करेगी बेटा। ये जो बैच है, क्लियर बच्चों, बैच ज्वाइन करने के लिए कुछ नहीं करना, आपको 8368066088 पे व्हाट्सअप करना है, या 8686865368 पे कॉल कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट www.shivangi-nursing-academy.com पे विजिट कर पे वहाँ पे अपन डायरेक्ट पेमेंट फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से आप पेमेंट करके कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे सुनहरा ऑफर आपका, जो अभी रनिंग स्टूडेंट है, बीएससी नर्सिंग 3rd ईयर 4th ईयर के बच्चे हैं, या जो जीएनएम 2nd ईयर 3rd ईयर के बच्चे हैं, पोस्ट बीएससी 1st ईयर 2nd ईयर के बच्चे हैं, या एमएससी 1st ईयर 2nd ईयर के बच्चे हैं, अगर वो नोटसेट की, ईएसआईसी की या अपकमिंग एग्जाम के साथ साथ में अपने एकेडमिक ईयर की तैयारी करना चाहते हैं, तो आसान एकेडमी की तरफ से उनको कोर्स 8,999 रुपये में मिलेगा, लेकिन उनको 3 साल तक की एक्स्ट्रा वैलिडिटी दी जाएगी, 3 ईयर तक की एक्स्ट्रा वैलिडिटी दी जाएगी। क्लियर है। सेम आपका बैच रहेगा। बैच ज्वाइन करने के लिए 8368066088 पे कॉन्टैक्ट करें। 3 ईयर तक एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी, हर बार उनको करंट बैच मिलता रहेगा और क्लासेस सेव होती रहेगी, वो कितनी भी बार देख सकते हैं उनको। इसके अलावा नोटसेट 2022 की जो तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए स्पेशली क्रैश कोर्स आपका लॉन्च किया गया है 30 दिन की ड्यूरेशन का, जिसकी जो वैलिडिटी है वो 1 ईयर है। आपकी लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासें मिलेगी ऐप पे, वीडियो डाउनलोड की फैसिलिटी है, यूनिट वाइड टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको, और एमसीक्यू की ई पीडीएफ मिल जाएगी बेटा मात्र 2999 में। सेम 8368066088 पे कॉन्टेक्ट करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं बेटा। क्लियर बच्चों। चलेगा, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। गुड मॉर्निंग सभी को। पहला क्वेश्चन, विनिंग इज स्टार्टेड इन विच मंथ? विनिंग कब स्टार्ट किएंगे? व्हाट इज विनिंग? क्लियर है। ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ अडल्ट की तरह एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन ऐड करना, ताकि धीरे धीरे ब्रेस्ट फीडिंग को क्या किया जा सके, स्टॉप किया जा सके। आरिबास में कंडीशन क्या कहलाती है? विनिंग। एंड विनिंग जो आपकी एक्स्ट्रा कैलोरी नीड है उसको क्या करने के लिए? फुलफिल करने के लिए। और ये काफी बार नॉट ओनली नोटसेट 2011, काफी ईएसआईसी वगैरह के क्वेश्चन में काफी बार आ चुका है। यानी टॉपिक को पकड़ेगा, ब्रेस्ट फीडिंग और लैक्टेशन से एक क्वेश्चन कंफर्म है, आता है, हर बार एग्जाम में आता है। गेट माय पॉइंट। तो विनिंग जो स्टार्ट करते हैं अपन, वो कितने मंथ पे शुरू करते हैं? 4 मंथ्स पे। कितने मंथ पे शुरू करेंगे अपन विनिंग? 4 मंथ पे। ए इज द बेस्ट आंसर। क्लियर है बच्चों। हमारे पास में 6 विनिंग जो स्टार्ट करते हैं अपन बेटा, वो विनिंग शुरू करते हैं अपन 4 to 6 मंथ पे। देखिएगा, सुनिएगा मेरी बात, ये अपवादजनक क्वेश्चन है, पर एक ही वर्ड पे शुरू करें तो कितना वर्ड पे? 4 मंथ पे। जबकि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कब तक कराते हैं? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग आपकी चलनी चाहिए कम से कम कितने मंथ तक? 6 मंथ तक। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि न्यूट्रिशन डिमांड पूरी नहीं हो रही है बेबी की, अरे बात मदर प्रॉपर ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, अरे बात या बेबी की प्रॉपर ग्रोथ नहीं है, तो अपन क्या स्टार्ट कर सकते हैं? विनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। कितने मंथ पर? 4 मंथ। क्लियर बच्चों। और विनिंग जो अपन शुरू करते हैं ना बेटा, वो सबसे पहले शुरू करना ग्रेप जूस से। किससे? ग्रेप जूस सबसे अच्छा होता है विनिंग के स्टार्टिंग में, बिकॉज दिस इज लो इन सॉर्बिटोल। सॉर्बिटोल क्या होता है? इसमें शुगर थोड़ा कम होता है, ताकि डाइजेशन इजी हो। इसके अलावा अपन एक्स्ट्रा में अपन क्या ऐड करेंगे? काउ मिल्क। क्या चीज? काउ मिल्क। और काउ मिल्क का रेशियो रहेगा 1:1। मिल्क और वाटर 1:1 में। प्योर नहीं देना, थोड़ा गाढ़ा होगा, डाइजेशन में दिक्कत होगी। क्लियर बच्चों।
तो आपको वीनिंग जो स्टार्ट करनी है वो कितने मंथ में शुरू करनी है? 4 मंथ पे। ए इज द बेस्ट आंसर, 4 मंथ इज द आंसर। क्लियर और नॉट बेटा? 6 मंथ फॉर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, 4 से 6 मंथ, पर बेटर आंसर इज 4 मंथ है बेटा। अपवादजनक क्वेश्चन आप कह रहे हो कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग 6 मंथ पर कराते हैं तो वीनिंग 4 पे क्यों, लेकिन जरूरत पड़ने पे आप करा सकते हो बेटा। वीनिंग इज 4 मंथ इज बेटर आंसर। क्लियर बच्चों? देखिएगा उसके बाद देखिएगा बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, वीनिंग होती क्या है? इन सम कल्चर्स वीनिंग प्रोग्रेस विद इंट्रोडक्शन ऑफ फीडिंग इन द चाइल्ड फूड दैट हैज बीन प्रिंच्यूड बाय द पेरेंट्स along with continued breastfeeding. A practice is known as pre-mastication. Very important. कुछ कल्चर में क्या करते हैं, बच्चे को दूध पी रहा माँ का, खाना चबा नहीं सकता तो मम्मी क्या करती है, खाने को अपने मुंह में चबाती है और उस मुंह का हिस्से को क्या बोलते हैं, उस मुंह से निकाल के इसको बच्चे को देती है। हालांकि इससे इन्फेक्शन का खतरा रहता है, लेकिन इस टर्म को क्या बोलते हैं? प्री मास्टिकेशन। क्या बोलते हैं? प्री मास्टिकेशन। माँ अपने खाने को मुंह से निकाल के बच्चे को खिलाए वीनिंग के दौरान, ये टर्म क्या कहलाती है? प्री मास्टिकेशन। आंसर क्लियर और नॉट? नेक्स्ट देखिएगा, अब बात चलिए, क्लियर है, चलेगा किसके बारे में? ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। तो अपन कह रहे हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग की अगर बात करें, सबसे पहले तो बात करते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान आपका मिल्क कब बनता है। तो पहली बार तो बात करें, ब्रेस्ट मिल्क जो सिंथेसिस होता है बेटा, सिंथेसिस जो होता है पहली बार, इस घटना को क्या बोलते हैं अपन? लैक्टोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? लैक्टोजेनेसिस। क्लियर है? पहली बार ब्रेस्ट मिल्क बनता है मदर के मिल्क में, टर्म क्या कहलाती है? लैक्टोजेनेसिस। और लैक्टोजेनेसिस के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? प्रोलैक्टिन। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। प्रोलैक्टिन हार्मोन जिम्मेदार है बेटा। कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? प्रोलैक्टिन। लैक्टोजेनेसिस के लिए जिम्मेदार हार्मोन होता है। आंसर क्लियर और नोट बेटा? यहां तक आगे बेटा चलेगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन। और आपको ना कंसंट्रेट करना है कि कौन सा टॉपिक बार बार नोट सेट में पूछा जाता है। हमारे पास में क्लियर है? जैसे आपका ये ब्रेस्ट फीडिंग का है, वीनिंग का, पोस्टमार्टम हेमरेज का, तो अगली बार भी नोट सेट में उसी टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे। तो उस टॉपिक को तो कम से कम ऐसा याद होना चाहिए आपको, या इतनी प्रिपेयर होनी चाहिए कि उससे बाहर कुछ नहीं चाहिए। सारा सिलेबस पढ़ने से बेटर है कि जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उनको आप अच्छे से रिवीजन कर लो, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्लियर बच्चों? प्रोलैक्टिन। इसके अलावा बच्चा जब तक दूध पिएगा माँ का, कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग चलेगी, कंटिन्यू ब्रेस्ट मिल्क क्या होता रहेगा? सिंथेसिस होता रहेगा। हमारी बात में फर्स्ट टाइम आपका ब्रेस्ट मिल्क बनना क्या कहलाता है? लैक्टोजेनेसिस। क्लियर है? और ये बनना कब शुरू होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, 12 वीक्स ऑफ गेस्टेशन पे। जब प्रेगनेंसी कितने वीक की हो? 12 वीक में। और यहां पे ये कैसा होगा? थिन और येलो। कैसा होगा? थिन और येलो, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट 16 वीक्स पे आके थोड़ा क्या हो जाएगा? थिक और येलो हो जाएगा। याद आ रहा है? एंड इट इज द कन्फर्मेटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी। ये प्रेगनेंसी का कौन सा साइन है बेटा? कन्फर्मेटिव साइन है किसका? प्रेगनेंसी का। जिसमें फिटल के हार्ट रेट को यूएसजी के द्वारा सुनना, डोपलर के द्वारा सुनना, आपका फिटोस्कोप से फिटल हार्ट सुनना, एक्सरे के द्वारा फिटल के स्केलेटल को विजुलाइज करना आरिवास में, या 16 वीक पे थिक येलो सिक्रेशन फ्रॉम द ब्रेस्ट इज एज अ कन्फर्मेटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी। आरिवास में तो पहली बार मदर में मिल्क में बनना क्या कहलाता? लैक्टोजेनेसिस। फिर बच्चा जब तक ब्रेस्ट फीडिंग करेगा, एटलीस्ट जो ब्रेस्ट फीडिंग चलती है इंडिया में 2 to 3 ईयर तक, मिनिमम 2 साल तो चलनी ही चाहिए। हमारी बात में क्लियर है? कंटिन्यू ब्रेस्ट मिल्क बनना क्या कहलाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, गैलेक्टोपोइसिस। जैसे एरिथ्रोपोइसिस होता है ना, वैसे कंटिन्यू, जैसे एरिथ्रोपोइसिस कंटिन्यू क्या बनती है? आरबीसी। वैसे कंटिन्यू क्या बने? मदर के ब्रेस्ट से मिल्क सिंथेसिस हो, जब तक ब्रेस्ट फीडिंग चले तब तक। कंडीशन क्या कहलाती है? गैलेक्टोपोइसिस। और गैलेक्टोपोइसिस के लिए भी हार्मोन कौन जिम्मेदार है? प्रोलैक्टिन जिम्मेदार है। तो लैक्टोजेनेसिस और गैलेक्टोपोइटिक हार्मोन कौन सा है बेटा? प्रोलैक्टिन ही रहेगा। फिर ये ब्रेस्ट बनने के बाद आपकी एनुलर डक्ट में आता है, आपका ब्रेस्ट में, और अच्छे से आपको क्या करनी है? लेचिंग करवानी है। बेबी कौन सी पोजीशन में होना चाहिए? मदर सिटिंग पोजीशन में, और बेबी कौन सी पोजीशन में? अपराइट पोजीशन में। और उसका जो हेड है वो थोड़ा डिफ्लेक्स होके अच्छे से लेचिंग होनी चाहिए। कटे माय पॉइंट? और प्रॉपर आपको क्या देना है? स्वेलो टाइम देना है, और प्रॉपर बर्पिंग करनी है। बेबी को कहाँ पे? कंधे पे लिटा के प्रॉपर क्या करनी है? बर्पिंग का मतलब डकार दिलाना, ताकि कोई गैस वगैरह गई है ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान वो क्या होगी? बाहर आ जाएगी। क्लियर है? बच्चा वोमिट भी कर सकता है बार बार, रिकरेंट। कटे माय पॉइंट? प्रॉपर लेचिंग करें। फिर जब आप ब्रेस्ट फीडिंग करोगे तो जो बेस्ट स्टिमुलाई है, बेस्ट स्टिमुलाई फॉर ब्रेस्ट मिल्क सिंथेसिस, तो सबसे बढ़िया स्टिमुलाई होता है बेटा सकिंग। जितनी अच्छी लेचिंग होगी, और जितना अच्छा सकिंग करेगा बेबी, उतना ही अच्छा क्या होगा? ब्रेस्ट मिल्क सिंथेसिस होगा। कट माय पॉइंट? उतना ही ज्यादा आपका, क्लियर बच्चों, प्रोलैक्टिन रिलीज होगा।
फिर ये ब्रेस्ट मिल्क आपका एल्लोअर डक्ट में आगा, और जब बच्चा आपका सक कर रहा है तो ब्रेस्ट में मदर के ब्रेस्ट से निकल के बच्चे के मुंह की तरफ मूवमेंट करेगा। इस घटना को क्या बोलते हैं? लेट डाउन रिफ्लेक्स। कौन सा रिफ्लेक्स है? या इसी को अपन क्या बोलते हैं? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, गैलेक्टोकाइनेसिस। काइनेसिस का मतलब मूवमेंट हो रहा है, और इसके लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा है? ऑक्सीटोसिन। तो ये मोटा मोटा आप जान के, गैलेक्टोकाइनेसिस के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा है? ऑक्सीटोसिन। जबकि लैक्टोजेनेसिस और गैलेक्टोपोएटिक हार्मोन कौन सा है? प्रोलैक्टिन। अरे कोई डाउट है बच्चों? प्रोलैक्टिन। इज इट क्लियर और नॉट? अरे बस में। और सबसे बेस्ट मलाई क्या है? सकिंग। कोई डाउट है? यस। और ब्रेस्ट फीडिंग वीक कब बनाते हैं? बहुत बढ़िया, ब्रेस्ट फीडिंग वीक वेरी इंपॉर्टेंट, 1 to 7 अगस्त, यानी फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। हमारी बात में फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त 1 से 7 अगस्त हो गया। इस दौरान क्या बनाते हैं अपन? ब्रेस्ट फीडिंग वीक बनाते हैं। कौन सा वीक? ब्रेस्ट फीडिंग वीक। ये मोटे मोटे क्वेश्चन आपको ध्यान रखना बेटा। असर क्लियर और नॉट? चलिएगा, अब अपन बात करते हैं ब्रेस्ट मिल्क की। किसकी? ब्रेस्ट मिल्क की अगर बात करें अपन, यहां से कंफर्म क्वेश्चन आएगा, हर बार आता बेटा। ये पूरा जो लैक्टोजेनेसिस की प्रोसेस है, 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं नोट सेट में, हर बार देखना आप। क्लियर है? हमारे पास में सबसे पहला जो दूध बनेगा वो क्या कहलाएगा? कोलेस्ट्रॉल। ये कैसा होगा? थिक येलो मिल्क है। क्लियर है? जिसका जो प्रोडक्शन है वो 60 ml पर डे होता है, और ये स्टार्टिंग के कितने दिन तक? 1 to 3 डेज तक बनता है। यही गाढ़ा पीला दूध जो बच्चे के लिए क्या है? वरदान है। इसे क्या बोलते हैं अपन? कोलेस्ट्रॉल। पहले की प्रैक्टिस में क्या करते थे? इस कोलेस्ट्रॉल को निकाल के डिस्कार्ड कर दिया करते थे, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, ध्यान रखना। और ध्यान रखना आपको तुरंत बर्थ के विदिन कितने में? बर्थ के नॉर्मल डिलीवरी अगर हो रही है और नॉर्मल बर्थ हो रहा है तो विदिन 30 मिनट टू 60 मिनट, यानी हाफ टू 1 आवर में। बेस्ट कितने आवर में? 30 मिनट में। हाफ आवर के अंदर आपको ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करनी है। और अगर क्या हुआ, सीजेरियन डिलीवरी हुई, CS हुआ, तो आपको 4 to 6 आवर में। एक ही वर्ड में पूछे तो 4 आवर में। क्यों? क्योंकि माँ क्या रहेगी? एनेस्थीसिया के इफेक्ट में रहेगी। सीजेरियन सेक्शन किया आपने, फेनेस्ट्रियल इंसिजन वगैरह यूज किया आपने, LSCS USCS कुछ भी किया आपने आरिवास में, तो माँ किसके इफेक्ट में रहेगी? सेडेशन के। और माँ अगर सेडेशन के इफेक्ट में रहेगी तो क्या दिक्कत आएगी? माँ अनकॉन्शियस है और माँ की सेडेशन के इफेक्ट में है, एनेस्थीसिया के इफेक्ट में है, तो प्रॉपर मिल्क सिंथेसिस नहीं कर पाएगी, एजैकुलेट नहीं कर पाएगी। गेट माय पॉइंट? तो 4 से 6 घंटे वेट करें जब तक एनेस्थीसिया का इफेक्ट क्या हो जाए? रिड्यूस हो जाए। क्लियर बच्चों? पहला जो दूध आता है ये गाढ़ा पीला दूध क्या कहलाता है? कोलेस्ट्रॉल। और ये बच्चे के लिए वरदान है, इसको डिस्कार्ड नहीं करना। विद इन बर्थ के हाफ एन आवर में आपको ब्रेस्ट फीडिंग करानी है। क्लियर बच्चों? ये जो है वो हाई अमाउंट में किस में होता है? यहाँ पे हाई अमाउंट में क्या होगा? प्रोटीन होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, बट लो क्या रहेगी? फैट थोड़ी लो रहेगी। इज इट क्लियर और नॉट? हाई अमाउंट में क्या रहती है? एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी सबसे ज्यादा सिक्रेटरी एंटीबॉडी जो ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू किससे? मदर से बेबी में ट्रांसफर होती है, IgA। इसके अलावा और कौन होगी? IgM। ये एंटीबॉडी होगी बेटा, और ये बच्चे को लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। ब्रेस्ट फीडिंग कौन सी इम्यूनिटी देगी? किस तरह की इम्यूनिटी बताइए? नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। कैसी इम्यूनिटी? और लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी क्या रहेगी? मेंटेन रहेगी। यही गाढ़ा पीला दूध क्या कहलाता है? बच्चे के लिए वरदान कहलाता है, कोलेस्ट्रॉल। इज इट क्लियर और नॉट? यहां से भी क्वेश्चन आता है। गेट माय पॉइंट? नेक्स्ट देखिएगा। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, फिर जो दूसरा मिल्क आता है वो कौन सा आता है? ट्रांजिशनल मिल्क। ये कितने दिन तक आता है? 4 to 12 डेज तक। इसमें हाई अमाउंट में क्या होता है? क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट एंड फैट एंड वाटर तो होता ही होता है। धीरे धीरे प्रोटीन क्या होता जाता है? कम होता जाता है। क्लियर बच्चों? और फिर कौन सा आता है? मैच्योर मिल्क। मैच्योर जो मिल्क आता है बेटा वो कितना दिन तक? आफ्टर 12 डेज। 12 डेज से लेके लास्ट आपका अंटिल ब्रेस्ट फीडिंग जब तक चलेगी, 2 साल 3 साल जैसा है आपका। क्लियर बच्चों? हमारे पास में मैच्योर मिल्क का इसमें भी 2 मिल्क होता है। स्टार्टिंग में जो मिल्क आता है वो 4 मिल्क होता है, और 4 मिल्क में वाटर ज्यादा होता है, और ये क्या करता है? थ्रस्ट सेटिस्फाई करता है। थ्रस्ट स्टेटिक मतलब प्यास को बुझाता है बच्चे की। क्लियर है? और पीछे वाला जो मिल्क आता है वो कौन सा होता है? हाइंड मिल्क। और जो हाइंड जो मिल्क है वो कैसा है बेटा?
एपिटाइट सटाइटी है, मतलब आपकी बच्चे की भूख को बुझाता है। क्लियर है? आप ब्रेस्ट फीडिंग जो करा रहे हो एटलीस्ट फेयर कितना बेटा 10 मिनट तक, एक ब्रेस्ट को कितने मिनट तक, एटलीस्ट 10 मिनट तक फीडिंग करानी है, क्योंकि स्टार्टिंग के 5 मिनट में कैसा आता है 4 मिनट पानी पानी सा, 5 मिनट ही कराया तो हाइंड मिल्क छुप जाएगा, आपको खाना प्राप्त नहीं मिलेगा बच्चे को, तो मिनिमम 10 मिनट तक ब्रेस्ट फीडिंग करानी है एक ब्रेस्ट में, फिर दूसरे ब्रेस्ट में, और आपको दोनों ब्रेस्ट में फीडिंग करानी है, ऐसा नहीं एक ब्रेस्ट में करा दी। आर बास में क्लियर? दोनों ब्रेस्ट में, यानी ब्रेस्ट फीडिंग एटलीस्ट कितने मिनट तक चलती है 20 मिनट, कितने मिनट तक 20 मिनट तक। और अपराइट पोजीशन में बेबी को होल्ड कैसे करना है, अपराइट पोजीशन में होल्ड करना, और उसके जो हेड है उसको सपोर्ट में रखना, और मदर सिटिंग पोजीशन में होनी चाहिए। बेस्ट पोजीशन कौन सी है मदर के लिए, मदर के लिए पोजीशन बेस्ट कौन सी है, सिटिंग। कोई डाउट है? बाकी डिपेंड अपॉन कंडीशन। इज इट क्लियर और नॉट? कोई डाउट है? प्रॉपर लेचिंग करानी है, बर्पिंग का टाइम देना आपको, गेट माय पॉइंट। चले आगे 10 मिनट तक। इज इट क्लियर और नॉट? और जिस ब्रिज से शुरू किया नेक्स्ट टाइम जिस पे खत्म किया उसी ब्रिज से वापस शुरू करें। इज इट क्लियर और नॉट? अरे कोई डाउट बिल्कुल? नेक्स्ट देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं ब्रेस्ट मिल्क के कंपोजिशन की। यहां से भी क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैं आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूं आपका सोल पेपर में बेटा। ब्रेस्ट मिल्क के कंपोजिशन की अगर अपन यहाँ बात करें, कर बच्चों क्लास अच्छी लग रही है तो दिमाग से वीडियो को लाइक और शेयर करें बेटा, चलेगा। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, बार बार मैं नहीं कहूंगा आपको। ब्रेस्ट मिल्क की अगर बात करें, अगर अपन बात करें पर डे प्रोडक्शन की, तो एक एवरेज इंडियन हेल्थी मदर में पर डे जो प्रोडक्शन होता है बेटा वो होता है आपका 600 से 700 ml या 600 से 800 ml। एक ही वर्ड में पूछे तो 600 ml पर डे आपका प्रोडक्शन होता है। अगर क्लियर और नॉट? हमारी बात में क्लियर है? 100 ml जो मिल्क है उसमें कैलोरी होती है बेटा 67 किलो कैलोरी 100 ml में, पर 100 ml। क्लियर है? हमारी बात में काउ मिल्क में भी यही होती है और गोट के मिल्क में भी यही होती है, कितनी 67 67 के आसपास रहती है। बट किसमें, भैंस बफेलो के मिल्क में कितना 115 किलो कैलोरी रहती है बेटा। क्लियर बेटा? और इस बात पे भैंस नाराज है क्या कि गाय अगर माता है तो दूध तो तुम हमारा भी पीतो, मुझे भी मौसी का दर्जा मिले। हमारी बात में उन्होंने बगावत कर दी है, तो कितना भैंस के दूध से 115 किलो कैलोरी मिलती है। इज इट क्लियर नॉट? काउ मिल्क, गोट 100 ml मिल्क 67 किलो कैलोरी, काउ मिल्क गोट मिल्क में। क्लियर बच्चों? इनमें भी 67 किलो कैलोरी है। अगर मदर का मिल्क अवेलेबल नहीं है तो बेस्ट मिल्क कौन सा माना जाता है, काउ मिल्क। ये थोड़ा ध्यान रखना, क्वेश्चन आ चुका है, वीनिंग अगर स्टार्ट कर रहे हैं अपन। क्लियर बच्चों? अब देखिएगा इस मिल्क में प्रोटीन कितना होता है बताइए, 1.2 ग्राम पर 100 ml। अबे प्रोटीन कितना होता है, 1.2 ग्राम। क्लियर है? आपका कार्बोहाइड्रेट कितना होगा 3.5%, और फैट कितनी रहती है 7.5%। क्लियर है? 7.5% आपका फैट रहती है बेटा। क्लियर बच्चों? वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट देखिएगा 7.5% फैट रहेगी, कार्बोहाइड्रेट वगैरह बेटा। क्लियर है? नेक्स्ट इसका जो स्टोर करते हैं पर डे लगभग हर 2 से 3 घंटे में फीडिंग करानी, और जैसे जैसे बड़ा बच्चा होगा तो 3-4 घंटे से, यानी पर डे 7 से 10 बार फीडिंग करा सकते हैं या अकॉर्डिंग टू डिमांड। और फीडिंग प्रॉपर हो रही कि नहीं हो रही वो किससे पता चलेगा, नेपिंग से, कि वेट नेपिंग, बेबी के बाउल मूवमेंट कंटिन्यू आ रहे हैं कि सूसू पास कर रहा कि नहीं कर रहा, उसे पता चल जाएगा कि प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग हो रही कि नहीं हो रही है। हमारी बात में आप जो स्टोर करोगे इस ब्रेस्ट मिल्क को बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रूम टेम्परेचर पे आप कर सकते हो कितने घंटे तक, 4 से 6 आवर्स तक। एक ही वर्ड में पूछे तो 4 आवर्स। और अगर आपको रेफ्रिजरेट करना है तो 24 आवर्स तक कर सकते हो। और रेफ्रिजरेट में टेम्परेचर कितना रहता है, 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड, कीवर्ड में रख सकते हैं। क्लियर है? हमारी बात में इसके अलावा ब्रेस्ट मिल्क बैंक बनाए गए। आजकल क्या बनने लग गए, ब्रेस्ट मिल्क बैंक बनने लगे। सबसे पहले ब्रेस्ट मिल्क बैंक खोला गया था मुंबई में, हमारे पास में सेंट्रल लेवल पे। और अगर राजस्थान की बात करें तो सबसे पहले खोला गया था उदयपुर में, लेकिन उदयपुर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मोड पे खुला था। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कहाँ खुला था, जयपुर में, जयपुरिया हॉस्पिटल, गणगौरी हॉस्पिटल है ना जयपुर, वहाँ पे। क्लियर है? पर ऑल ओवर इंडिया में सबसे पहले कहा, बॉम्बे में, ब्रेस्ट मिल्क बैंक। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट देखिएगा बेटा, टेम्परेचर हो गया बेटा, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट, फैट हो गया। इसके अलावा विटामिन कौन कौन से होते हैं, तो विटामिन ए और विटामिन डी पाया जाता है। हालांकि विटामिन डी का मिल्क कैसा सोर्स है, पुअर सोर्स है, लेकिन विटामिन डी भी होता है, ध्यान रखना।
किस विटामिन की ज्यादा कमी होगी? तो विटामिन डी की कमी होगी। लेक नहीं बोल रहा हूं, पुअर सोर्स का मतलब होता है लेकिन जितना चाहिए उतना नहीं होगा। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट देखिएगा, क्लियर बच्चों? आरी बात में इसके अलावा सोडियम होगा, पोटेशियम होगा, क्लोराइड होगा, आरी बात में फॉस्फोरस होगा आपका, ये सब होगा। लेक किस किस की होगी? लेक मतलब बिल्कुल नहीं होता है, विटामिन सी। कौन सा विटामिन? विटामिन सी एंड आपका कौन सा? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम होता हालांकि 0.002 मिलीग्राम होता है आपका पर 100 ml में, पर लेक की माने आप तो मैग्नीशियम और ये दोनों क्वेश्चन आ चुके। कौन सा मिनरल नहीं होता? तो मैग्नीशियम। और कौन सा विटामिन होता है? विटामिन सी। क्लियर है? इसके अलावा मदर मिल्क इज द पुअर सोर्स ऑफ आयरन। आयरन का पुअर सोर्स है कौन बेटा? कौन? मदर मिल्क। इसीलिए बेटा बच्चा एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे होता है, इसलिए स्टार्टिंग में 8 बर्थ हीमोग्लोबिन लेवल कितना होता है? 18 से 20 ग्राम पर डीएल पर डेसीलीटर होता है। जो 4 मंथ पे आके आयरन की कमी होती है दूध में, और बच्चा माँ का ही दूध पी रहा है, तो आयरन की कमी होगी तो हीमोग्लोबिन कितना आ जाता है? 10 ग्राम पर डीएल 100 ml ब्लड में। अरे बस में जो फिर विनिंग जब स्टार्ट करोगे तो वापस बढ़ेगा और कॉन्स्टेंट रहेगा 16 के आसपास थ्रू आउट द आपका चाइल्डहुड एज। सर क्लियर और नॉट? अरे समझ रहे मेरी बात? इसीलिए स्टार्टिंग के 4 मंथ बाद में हीमोग्लोबिन गिर जाता है, क्योंकि पुअर सोर्स आयरन का। क्लियर है? चले आगे। तो पुअर सोर्स है किसका? यस, विटामिन के का भी पुअर सोर्स है, बट लेक नहीं कह सकते आप। चले आगे, नेक्स्ट देखिएगा, यहां तक कोई डाउट है? और आयरन का भी पुअर सोर्स है। क्लियर है? सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, फास्फोरस वगैरह पाए जाएंगे। लेक कौन से होते हैं? विटामिन सी और मैग्नीशियम। ये हो गई किसके बारे में? मदर मिल्क के बारे में बात। क्लियर है बच्चों? अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन और पढ़ा देता हूं आपको बेटा, यहां तक कोई डाउट है? गाढ़ा पीला दूध क्या कहलाता है? कोलेस्ट्रॉल। अब अपन कुछ चीजें और यहां डिस्कस कर लेते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेस्ट फीडिंग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है कब? कब? गुड मॉर्निंग मीना। बेबी कब नहीं ले सकता? बेबी में कब कॉन्ट्रैक्ट है? जब बेबी को एक तो फिनाइल कीटोनूरिया है, और या फिर क्या है? गैलेक्टोसीमिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना, यहां से 100% क्वेश्चन आएगा। ये पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूं आपको। या तो फिनाइल कीटोनूरिया, गैलेक्टोसीमिया। सबसे पहले बात करते हैं फिनाइल कीटोनूरिया का। आपकी बॉडी में एक अमाइनो एसिड होता है, उसका नाम है फेनिलेलेनिन। क्लियर है? जो कि एक कैसा इसेंशियल अमाइनो एसिड है, यानी ये आपकी बॉडी में नहीं बनता है, बाहर से मिलता है। और ये बाहर से कहां से मिल रहा है? मदर मिल्क से बच रहा है बच्चे को, या दूध वगैरह में अटेम पाया जाता है ये। इसका नॉर्मल ब्लड में जो लेवल होता है फेनिलेनिन का, वो 1.8 से 2.6 मिलीग्राम पर डीएल तक होता है, ये रहता है नॉर्मल। क्लियर है? 1.8 के आसपास रहता है किसका? मिलीग्राम में फेनिलेनिन का। इस फेनिलेनिन पे एक एंजाइम काम करता है, फेनिलेलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। कौन सा एंजाइम काम करता है? फेनिलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। और ये इस फेनिलेनिन को किस में कन्वर्ट करता है? टायरोसिन। अरे किस में कन्वर्ट करता है? टायरोसिन। टायरोसिन कैसा है? नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड वो होते हैं जो बॉडी में बनते हैं, उनको डाइट में नहीं लेना पड़ता। बताओ, फेनिलेनिन से टायरोसिन बना तो जरूरत है क्या? बॉडी में बन रहा है, टायरोसिन में कन्वर्ट होता है। क्लियर है? आरी बात में। अब अगर आपकी बॉडी में फिनाइल कीटोनूरिया में क्या होगा? किसकी डेफिशिएंसी होगी? इस फेनिलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की कमी होगी। इसकी कमी होगी तो फेनिलेनिन किस में कन्वर्ट नहीं होगा? टायरोसिन में। टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा तो धीरे धीरे ब्लड में कौन बढ़ेगा? फेनिलेनिन। और ये फेनिलेनिन बढ़ेगा इन ब्लड, क्योंकि क्या नहीं है आपके पास? फेनिलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं है, तो फेनिलेनिन किस में कन्वर्ट नहीं होगा? टायरोसिन। तो बॉडी में फेनिलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा तो आपको पर्सन को फेनिलेनिन का ब्लड में लेवल बढ़ेगा, और ये फेनिलेनिन यूरिन के थ्रू लॉस होगा। कंडीशन क्या कहलाती है? फिनाइल कीटोन यूरिन। अरे बात में। अब बताओ, इसके अलावा फेट टूटेगी तो कीटोन्स बनेंगे, यहाँ पे मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, और ये फेनिलेनिन बढ़ने से मरीज को सीजर आ सकते हैं, बेबी को, और मेंटल रिटार्डेशन तक हो सकता है। सीजर और क्या आ सकते हैं? मेंटल रिटार्डेशन। एक इलाज है ब्रेस्ट फीडिंग, क्या है? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। बाकी कोई इलाज नहीं है इसका, कंजेनिटल डिजीज है ना ये। अजर क्लियर और नॉट? और इस फिनाइल कीटोनूरिया में अपन इसके अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें एक टेस्ट करते हैं, उसका नाम है कौन सा?
गुथरी टेस्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फिनाइलकीटोनुरिया के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं अपन? गुथरी टेस्ट। कोई डाउट है? अब मेरा क्वेश्चन है कि गुथरी टेस्ट में ब्लड सैंपल कहां से लेंगे? यस, ब्लड जो लेंगे अपन वो कहां से लेंगे? हील से। इसके अलावा आपको ब्लड ग्लूकोज लेवल भी चेक करना न्यूबॉर्न में, तो भी कहां से लोगे? हील से। छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन। ये क्वेश्चन आ चुका है कि अगर फिनाइलकीटोनुरिया और आपने गुथरी टेस्ट किया है तो सैंपल कहां से लोगे? तो अपन क्या करेंगे, उसकी एंकल को होल्ड करेंगे, उस पर क्या करेंगे? स्ट्राइल 25-26 गोज वाली निडल अपन पिक करेंगे और फिर अपन ब्लड कलेक्ट करते हैं। अब वेन के द्वारा थोड़ा मुश्किल हो जाता है कलेक्ट करना, और 1-2 बूंद ही चाहिए, उससे हो जाता है टेस्ट। देखा होगा आपने आरबीसी हीमोग्लोबिन वगैरह 1-2 बूंद से हो जाता है। छोटी आती है अलग से वैक्यूनेटर, उनकी न्यूबॉर्न की वैक्यूनेटर अलग ही आती है ना। तो गुथरी टेस्ट करते हैं, और कहां से लेते हैं बेटा? यस, हील की लेटरल साइड से ले सकते हैं, मिड साइड से ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है बेटा, बेस्ट लेटरल साइड रहेगा। यहां तक को डाउट है बच्चों? इसी को अपन क्या बोलते हैं? फिनाइलकीटोनुरिया। अरे बोलो भाई, चले आगे, चले आगे बच्चों। फिनाइलकीटोनुरिया में क्या है आपका? दूसरा होता है गैलेक्टोसीमिया। दूसरी कंडीशन कौन सी है बेटा? गैलेक्टोसीमिया। देखिए गैलेक्टोसीमिया क्या है, देखिएगा, वेरी 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 इंपोर्टेंट। गैलेक्टोसीमिया जो है वो प्रोटीन का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। ये किसका? प्रोटीन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, सॉरी कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की प्रॉब्लम है कौन सी? गैलेक्टोसीमिया। ये कौन सी? ऑटोसोमल प्रॉब्लम है, क्रोमोसोम में कोई गड़बड़ होती है। तो यहां पे क्या होगा? आपकी मिल्क के अंदर शुगर होती है, कौन सी? अरे गैलेक्टोज, गैलेक्टोज ही होती है। इसको कौन आपका एक एंजाइम होता है, कौन सा? G1PD, ग्लूकोज 1 फॉस्फोडिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, यही होता है। G6PD नहीं, या GUPT, GUPT, ग्लूकोज यूरिडिल फॉस्फेट ट्रांसअमाइनेज एंजाइम। ये GUPT फर्स्ट जो एंजाइम होता है बेटा, ये गैलेक्टोज को किस में बदलता है? ग्लूकोज में। उस पर्सन को ऑटोसोमल प्रॉब्लम होगी, न्यूबॉर्न में किसकी प्रॉब्लम होगी? जन्मजात ऑटोसोमल प्रॉब्लम। तो इस एंजाइम की बॉडी में क्या होगी? कमी होगी। कमी नहीं होगी तो गैलेक्टोज किस में? ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होगा। धीरे धीरे ब्लड में गैलेक्टोज बढ़ेगा, और एक गैलेक्टोज की वजह से क्या होगा बेटा? वेरी वेरी इंपोर्टेंट, एब्डोमिनल क्या होंगे? डिस्टेंशन होंगे। आरिबास में एब्डोमेन में पेन होंगे। क्लियर बच्चों? आपका फ्लेटस पास होंगे बेबी में, इंडाइजेशन होगा। और अगर गैलेक्टोज ग्लूकोज में नहीं बदलेगा तो ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या होगा? कम। ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा? कम। बीमारी क्या कहलाती है? गैलेक्टोसीमिया। तो इस कंडीशन, यानी दूध नहीं पचता कुल मिला के, कंडीशन क्या कहलाती है? गैलेक्टोसीमिया, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। अदर क्लियर और नॉट? चले आगे, आगे बढ़ जाए। आरबीएस जो चेक करते हैं न्यूबॉर्न में बेटा, वो भी हील से करते हैं, बेस्ट रहता है। और न्यूबॉर्न में जो ब्लड ग्लूकोज लेवल रहता है, देख लेना, न्यूबॉर्न में ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है 40 से 60 मिलीग्राम पर डीएल। आफ्टर 3 डेज, 3 दिन के बाद ये नॉर्मल होता है 50 से 90 मिलीग्राम पर डीएल तक, जो कि अडल्ट में फास्टिंग वाला 70 से 110 हो जाता है। फिर क्लियर है बच्चों? तो इन दोनों कंडीशन में ब्रेस्ट फीडिंग क्या है? कॉन्ट्रा। मां पिला सकते हैं लेकिन बच्चा नहीं पी सकता। बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूं, इंपॉर्टेंट है बेटा, ये ध्यान रखना। चले आगे, नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट आपका यहां पे, मदर कब नहीं करा सकती है? मदर की तरफ से काउंटरइंडिकेटेड कब है? जब मदर रियल थेरेपी पे हो। मां को क्या चल रहा है? रेडियोथेरेपी, या मां रेडिएशन एक्सपोजर है तो अपने बच्चे को दूध नहीं पिला सकती। ध्यान रखना, टेराटोजेनिक हो जाएगा ये, रेडिएशन का इफेक्ट होगा, इसलिए आप मदर दूध नहीं पिला सकती। दूसरा, मां क्या ले रही है? इर्गोट डेरिवेटिव्स। और इर्गोट डेरिवेटिव्स क्या होते हैं बेटा? मेथार्जिन, नाम सुना ही होगा आपने, ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्टर एजेंट है, एक्बोलिक्स, एंड कौन सा? इर्गोमेट्रिन। ये दोनों होते हैं। क्यों नहीं देते? क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू किसमें ट्रांसफर हो सकते हैं? मां अगर इर्गोट डेरिवेटिव ले रही है तो ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू किसके ट्रांसफर होंगे? बेबी को। और बेबी को अगर ट्रांसफर होंगे, इन दोनों का साइड इफेक्ट क्या है? हाइपरटेंशन। ये क्वेश्चन एम्स में 50 बार आ चुका है। इर्गोट डेरिवेटिव्स ले रहे हो तो कौन सा साइन सिम्टम अलर्ट करेगा नर्स को? हेडेक,
क्योंकि एर्गोडेरिटिव ले रहे हो तो उसका साइड इफेक्ट क्या है, हाइपरटेंशन, और हाइपरटेंशन का साइड इफेक्ट क्या रहता है, अर्ली सिम्टम क्या रहता है, ऑक्सीपिटल हेडेक। याद रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बता दिया, दोबारा नहीं बताऊंगा यहाँ पे। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट, ए फॉर मदर को क्या चल रही है, एंटी कैंसर ड्रग चल रही है, तो भी आपको नहीं देना क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू बेबी में ट्रांसफर होगी। आर एल फॉर मदर किस थेरेपी पे है, लिथियम थेरेपी पे है। हमारे पास में मदर मैनिक है और मदर कैसी है, लैक्टेटिंग मदर है और लिथियम ले रही है, तो आप नहीं दे सकते। इसके अलावा वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मां को क्या है, एक्टिव टीबी है बेटा। अरे मां को कैसी टीबी है, मां को मान लो एक्टिव टीबी है, तो भी मदर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा सकती। याद रहेगा, अरे मदर को कैसी टीबी है, एक्टिव टीबी है, तो भी मदर ब्रेस्ट फीडिंग क्यों, क्योंकि कैसी बोर्न इन्फेक्शन है, एयरबोर्न डिप्लॉयड इन्फेक्शन है, बच्चे को मां पास में रहेगी तो बच्चे को टीबी होने के चांस है। क्लियर बच्चों। हाँ, बट मदर पैसिव हो गई है टीबी, मां को एटीटी दो, 21 दिनों बाद में टीबी क्या हो जाएगी, पैसिव। उस स्थिति में मदर ब्रेस्ट फीडिंग करा सकती है। और एटीटी चालू करने के, एंटीट्यूबुलर ट्रीटमेंट या एंटीकोस ट्रीटमेंट देने के कितने दिनों बाद में पैसिव हो जाती है, 21 दिन बाद। तब मां क्या करा सकती है, ब्रेस्ट फीडिंग करा सकती है। इसके अलावा मदर और बेबी दोनों को, मदर एंड बेबी बोथ ऑन एटीटी, मां को एटीटी चल रही है, टीबी की दवाइयां चल रही है, तो मां बच्चे को दूध पिला सकती है, पैसिव हो गई है टीबी तो। लेकिन मां और बच्चे दोनों को टीबी की दवाइयां चल रही है, दोनों को मान लो ट्यूबरकुलोसिस डायग्नोस है, न्यूबॉर्न हो सकता है आपका। क्लियर है, तो मां बच्चे को दूध नहीं पिला सकती, क्योंकि मां के मिल्क से टीबी की दवाइयां बेबी में ट्रांसफर होगी, बेबी भी दवाई ले रहा तो डबल डोज होगी, टॉक्सिसिटी होगी कि नहीं होगी, तो उस स्थिति में मां दूध नहीं पिला सकती। किसी को एक्टिव हर्पिस जेनाइटलिस इन्फेक्शन है, हर्पिस जेनाइटिस वेस्ट से नीचे नीचे इन्फेक्ट करता है, जेनाइटल यूटीआई वगैरह करता है, हर्पिस वायरस सेकंड के द्वारा होता है, उस स्थिति में भी क्या नहीं करा सकती है, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा सकती। क्लियर है। सोर या कैसा क्रैक्ड निपल, अरे निपल कैसे है, सोर या क्रैक्ड, उस स्थिति में भी। ब्रेस्ट एब्सेस है तो भी नहीं करा सकती मदर। सोर या क्रैक्ड निपल है तो इसका मैनेजमेंट क्या है, वॉश द ब्रेस्ट विद वार्म वाटर एंड सोप एंड ओपन एक्सपोज इन एयर, खुला रखें, यानी ब्रा वगैरह यूज नहीं करें, हल्का कपड़ा रख के रख सकते हैं। क्लियर बच्चों, ओपन एयर। क्लियर बच्चों, कैट माय पॉइंट, आ रही बात में। अरे को डाउट है और बताइए किस स्थिति में है, मां अगर क्या ले रही है, मदर अगर क्या ले रही है बेटा, एंटी साइकोटिक ले रही है। अरे क्या ले रही है बालको, या एंटीमेनिक ड्रग लाइक लिथियम या एंटीमेनिक ड्रग ले रही है, तो भी मां बच्चे को दूध नहीं पिला सकती। अजर क्लियर और नॉट बेटा, चले आगे। यस, को डाउट है बच्चों, लेकिन एंटी डिप्रेसेंट चल रही तो दे सकती है, पढ़ा था अपन ने, पोस्टमार्टम ब्लूज। अरे को डाउट है भाई, अरे बोलो भाई। या मां कैसी ट्रीटमेंट ले रही है, एंटी थायराइड, कैसा ट्रीटमेंट, तो भी मां बच्चे को दूध नहीं पिला सकती। एंटी थायराइड ट्रीटमेंट यानी हाइपरथायरॉइडिज्म, एंटी थायराइड का मतलब हाइपरथायरॉइडिज्म की मैसेज, प्रोपिलथायोरेसिल ले रही तो भी ब्रेस्ट फीडिंग क्या है, कॉन्ट्रा। बहुत सारी ड्रग के साथ ब्रेस्ट फीडिंग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, ध्यान रखना। अरे बोलो भाई। इसके अलावा मां को एचआईवी है, मां को क्या है, तो भी ब्रेस्ट फीडिंग इंडिकेटेड है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड भी, दोनों अपवादजनक क्वेश्चन है। भारत के केस में, अगर इंडिया के केस में अगर एनक्लेक्स बेस्ड क्वेश्चन आए, लैंग्वेज एनक्लेक्स बेस्ड पूछे, तो मान के चलना कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, क्योंकि एनक्लेक्स फॉरेन बुक है, डेवलप कंट्री की बुक है, वहां ब्रेस्ट फीडिंग एचआईवी मदर में क्या है, कॉन्ट्रा, क्योंकि वहां ब्रेस्ट मिल्क बैंक वगैरह सुविधा अच्छी है, फीडिंग की सुविधा अलग अच्छी है। लेकिन इंडिया जैसे देश में ब्रेस्ट फीडिंग इंडिकेटेड है, क्या है, इंडिकेटेड है। एचआईवी मदर है तो ब्रेस्ट फीडिंग इंडिकेटेड है, पर टोटली डिपेंड अपॉन मदर डिजायर। आप पूछे तो आंसर आपको यस ही करना है, बट टोटली क्या है, मदर की डिजायर पे डिपेंड है। मदर चाहे तो ब्रेस्ट फीडिंग कराए, नहीं चाहे तो नहीं कराए, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग के द्वारा एचआईवी होने का चांस कितना है, 40%।
नहीं होने के चांस कितने हैं? 60%। और आपको पता है कि दूध बच्चे के लिए क्या है? वरदान है। Am I right or not? अरे बोलो भाई, चले आगे। Is it clear or not? और बात पर उस समय ध्यान रखें, ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं तो क्या कराओ, केवल ब्रेस्ट फीडिंग, टॉप फीडिंग ना कराएं, क्योंकि तुमने बाहर से उस समय कुछ दिया तो आपके पेट में बच्चे के छाले बनेंगे, घाव बनेंगे, और आपको पता है ये ब्लड के थ्रू फैलता है। और बात में तो ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं तो केवल ब्रेस्ट फीडिंग कराए, टॉप फीडिंग ना कराए, और टॉप फीडिंग कराए तो टॉप फीडिंग कराए, ब्रेस्ट फीडिंग ना कराए। क्यों? क्योंकि दूध थोड़ा हैवी होता है, गाय भैंस जो का भी यूज करोगे आप, अरे कोई डाउट है तो वो दूध क्या करेगा? छाले कर देगा पेट में। इज इट क्लियर और नॉट? छोटी छोटी बातें और सलक्शन। अरे मजा आ रहा कि नहीं आ रहा? नहीं भी आ रहा तो लेते रहना है। यह हो गई बेटा ब्रेस्ट मिल्क, और 101% जो पढ़ा है उसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे, इसलिए मैंने आपके 15-20 मिनट समय खराब किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिल गदगद कर देने वाला क्वेश्चन है, रेशनल थ्योरी पढ़ेंगे दबा के, क्योंकि क्वेश्चन थ्योरी से आने वाले हैं बालकों। क्लास अच्छी लग रही है तो बिना कहे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दे बेटा। चले आगे। ये क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले अगर 1-2 क्वेश्चन और अपन यहां पे पढ़ लेते हैं। अगर मान लीजिएगा बच्चों 1-2 क्वेश्चन में फिर वापस नहीं बता पाऊंगा, इसलिए अभी बता देता हूं बेटा। अगर मदर को लैक्टेशन फेलियर है बेटा, क्या है? कई बार ऐसा होता है कि मां में दूध नहीं बनता है, कहता है ना दूध नहीं बनता, शिकायत है मदर के ब्रेस्ट में, लैक्टेशन फेलियर है, तो उसका मैनेजमेंट क्या है? तो एक तो कंटिन्यू क्या आपको बेटा रूमिंग इन प्रमोट करना है, केएमसी को प्रमोट करना है। इससे क्या होगा? मदर और बेबी में बॉन्डिंग होगी, तो हो सकता है मां में क्या होगा, थोड़ा फीलिंग आए और ऑक्सीटोसिन रिलीज हो। अरे बात समझो। दूसरा, कंटिन्यू सकिंग कराते रहना, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क सिंथेसिस का बेस्ट मलाई कौन सा है? सकिंग। ड्रग कौन सी यूज करोगे? ड्रग कौन सी यूज करोगे अगर मदर के मिल्क में मिल्क नहीं बन रहा मदर के ब्रेस्ट से? बताइए, जल्दी कमेंट कीजिएगा बच्चों। यस यस बेटा, ड्रग यूज करोगे मेटोक्लोप्रेमाइड या सल्फुराइड, ये 2 ड्रग आती है बेटा, बेस्ट रहती है मेटोक्लोप्रेमाइड, एमसीपी। आरे पास में ये क्या करती है? इंक्रीज प्रोलैक्टिन। अबे ये किसको बढ़ाती है? प्रोलैक्टिन। डोपामाइन को कम करती है, और किसको बढ़ाती है? अरे डोपामाइन, जिसको अपन ने क्या बोला था? प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन, उसको तो ये क्या करती है? कम। प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन कम होगा तो कौन बढ़ेगा? प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन बढ़ेगा तो लैक्टोजेनेसिस और लैक्टोपोइसिस की प्रक्रिया होगी, ब्रेस्ट मिल्क बनेगा, तो प्रोलैक्टिन या सल्फुराइड आपका यूज कर सकते हैं। क्लियर है? और अगर लैक्टेशन सप्रेशन करना, कई बार क्या होता है, मान लीजिएगा अरे ब्रेस्ट फीडिंग क्या है? कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। मान लीजिएगा ब्रेस्ट फीडिंग कॉन्ट्राइंडिकेटेड और मदर में तो मिल्क बनेगा, तो मां को क्या होगा? डिस्कम्फर्ट होगा। तो उस स्थिति में क्या करोगे आप? टाइट बैंडेजिंग कर सकते हैं आप ब्रेस्ट की। लैक्टेशन अगर सप्रेशन करना, लैक्टेशन फेलियर हो रहा तो मेटोक्लोप्रामाइड दोगे आप, ताकि दूध का निर्माण हो मदर के ब्रेस्ट में। क्लियर बच्चों? और अगर लैक्टेशन सप्रेस कराना है, मान लीजिएगा मदर दूध नहीं पिला सकती, बेबी की डेथ हो गई, या रियल थेरेपी पे है मदर, या गैलेक्टोसीमिया प्रेग्नेंट, बच्चा दूध नहीं पी सकता, तो माँ का दूध कहाँ रहेगा? ब्रेस्ट में। तो माँ को क्या रहेगा? डिस्कम्फर्ट, बहुत पेन होता है, खतरनाक, हेवीनेस फील होगी, टेंडरनेस होगा। तो आप क्या करोगे? टाइट बैंडेजिंग ऑन ब्रेस्ट। ब्रेस्ट पे क्या करो? टाइट बैंडेजिंग कर लो। और क्या करोगे? हैं? और बताओ। यस, टाइट फिटेड ब्रा यूज करें। क्लियर है? ताकि डिस्कम्फर्ट ना हो। वेरी इंपॉर्टेंट आपका एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन थेरेपी। क्यों भाई? क्योंकि अपन ने पढ़ा था प्रोलैक्टिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, एफएसएच और एलएच। एस्ट्रोजन दोगे तो प्रोजेस्टेरोन क्या रहेगा? कम। सॉरी, प्रोलैक्टिन क्या रहेगा? कम। प्रोजेस्टेरोन दोगे तो प्रोलैक्टिन क्या रहेगा? कम। इसके अलावा एक ड्रग और यूज करते हैं अपन, ब्रोमोक्रिप्टिन। याद आ रहा है? ब्रोमोक्रिप्टिन क्या होती है? यही बेटा पीआईएच होता है, इसमें प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन होता है। ब्रोमोक्रिप्टिन वगैरह यूज करते हैं। अजर क्लियर और नॉट? लैक्टेशन को सप्रेस करने के लिए। अजर क्लियर और नॉट? बहुत इंपॉर्टेंट डाटा बेटा, 101% लिखित में देता हूं। 2 क्वेश्चन आएंगे यहां से। चले आगे, आगे बढ़ जाए, चलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किया बेटा यहां पे। नेक्स्ट देखिए,
ऑल ऑफ फॉलोइंग डिजीज कॉज्ड बाय वायरस एक्सेप्ट, कौन सी बीमारी वायरस से नहीं होती? तो जीका वायरस। जीका जो डिजीज होती है वो किससे होती है? जीका वायरस से होती है, अपने पहले ही था पढ़ा था। एडिस एजिप्टी मॉस्किटो का क्या है? ट्रांसमीटर। और सबसे पहले कहां देखी गई थी? युगांडा में, अफ्रीका देशों में, जिसमें अपने नी में रसेस बनते हैं, जॉइंट में पेन होता है, फीवर वगैरह ऐसे सिम्टम आते हैं। क्लियर है? दूसरा कौन है? जापानीज एन्सेफेलाइटिस। देखिएगा इसके बारे में भी, जापानीज एन्सेफेलाइटिस ये सबसे पहले कहां देखी गई थी? जापान में, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? जापानीज। और इसका वायरस का भी नाम है जेई वायरस ही है, जापानीज एन्सेफेलाइटिस वायरस। क्लियर है? और ये किसके थ्रू ट्रांसमिट होती है भाई? पिक के थ्रू। किसके थ्रू? पिक के थ्रू। हर बात में सूअरों में पाई गई थी, फिर इंसानों में ट्रांसफर हो गई ये बीमारी। कौन सी बेटा? जापानीज एन्सेफेलाइटिस। गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा क्लियर बच्चों? बताइए इसका वेक्टर कौन है जापानीज एन्सेफेलाइटिस का? तो वायरल डिजीज है ये। वेक्टर कौन है? तो कुलेक्स मॉस्किटो। कौन सा मॉस्किटो? इसके इंक्यूबेशन पीरियड की अगर बात कर ले तो 5 से 15 दिन रहेगा। क्लियर है? और 5 से 15 दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है जापानीज एन्सेफेलाइटिस का। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एंट्री से लेकर साइन सिम्टम अपीयर होने तक का जो टाइम इंटरवल है वो क्या कहलाता है? इंक्यूबेशन पीरियड। तो 5 से 15 दिन है। क्लियर? बताओ इंडिया में सबसे ज्यादा इसके केस कहां पाए जाते हैं? अरे बुलडोजर बाबा की लोकसभा क्षेत्र कौन सा? गोरखपुर यूपी। योगी आदित्यनाथ जी के जो लोकसभा क्षेत्र है कौन सा, जहां से वो चुनाव जीतते आते गोरखपुर यूपी पे, तो वहां पे सबसे ज्यादा इसके केस देखे गए थे जापानीज एन्सेफेलाइटिस के। क्लियर बच्चों? इंडिया में जापानीज शुरू हुई, पिक से जापानीज एन्सेफेलाइटिस वायरस वेक्टर बॉर्न डिजीज है। क्लियर बच्चों? और में ह्यूमन इज द डेड एंड इन्फेक्शन, बहुत खतरनाक इन्फेक्शन होता है। मोर्टलिटी रेट या रिकवरी रेट 80% तक हो सकती है इसकी, डेंजर इन्फेक्शन है। क्लियर बच्चों? वायरल बॉर्न डिजीज है। और इसके मैनेजमेंट के लिए अपन क्या यूज करते हैं? जेई वैक्सीन आती है आजकल, जापानीज एन्सेफेलाइटिस वैक्सीन आती है 0.5 ml अपन यूज करते हैं इसका। जापानीज एन्सेफेलाइटिस वैक्सीन आती है इसके मैनेजमेंट के लिए, जेई वैक्सीन। कोई डाउट है? अरे कोई डाउट है बच्चों? क्लियर बच्चों? और ये किस रूट से देते हैं? सबक्यूटेनियस। जेई वैक्सीन किस रूट से दी जाती है? सबक्यूटेनियस। और ये ध्यान रखना, माउस ब्रेन से। किससे तैयार की जाती है? माउस के ब्रेन से, चूहे के ब्रेन से तैयार की जाती है। कौन सी? जेई वैक्सीन। कोई डाउट है? मतलब ये जो वायरस है वो किस में चला जाता है? चूहे के ब्रेन में। चूहे में आप वायरस डालोगे, वायरस ब्रेन में जाता है और ब्रेन में उसके खिलाफ क्या बनती है? एंटीबॉडी। तो वहां से अपन निकालते हैं। सर क्लियर और नॉट? नेक्स्ट स्क्रब टाइपस। बताइए स्क्रब टाइपस। डेंगू आप जानते हो, डेंगू के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, वायरल डिजीज है। तो बताओ कौन सा नहीं है? स्क्रब टाइप कैसा है? टिक है। क्या है? टिक्स। टिक्स का मतलब जो लकड़ियों पे पाए जाते हैं छोटे छोटे हाबुले। अरे हाबुले आते हैं ना छोटे छोटे, बुरे बुरे कलर के हाबुले बोलते हैं अपन आरवास में। तो राइट आंसर क्या जाएगा? सी। क्लियर बच्चों? तो अब अपन इनके बारे में जानते हैं, टिक्स के बारे में। तो यहां पे राइट आंसर क्या जाएगा? सी। हाबुले बोलते भाई, तुम क्या बोलते हो? चले आगे, चले आगे। अब थोड़ा अपन टिक्स के बारे में जान लेते हैं। ये जो टिक्स डिसऑर्डर है ना बेटा, टिक्स, यहां से भी 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। ये जो टिक्स वाला है ना, देखिएगा, डिजीज, कॉजेटिव एजेंट और इंक्यूबेशन पीरियड। कुछ मेरे पास डाटा मैं आपको बता देता हूं हर बात में। पहली बीमारी नाम सुना होगा आपने, म्यूरिन टाइपस। नाम सुना है? म्यूरिन टाइपस। इसका कॉजेटिव एजेंट होता आर टाइफी। आर जो वर्ड है वो किसके लिए यूज हुआ? रिकेट्सियाई। आर का मतलब क्या है? यहां पे शॉर्ट में लिखूंगा रिकेट्सियाई। और इसका इंक्यूबेशन जो पीरियड होता है वो 1 to 2 वीक्स होता है। इंपॉर्टेंट डाटा है, लिख लेना, बार बार नहीं बताऊंगा, समझ रहे मेरी बात। और आगे जब डिवीजन क्लास होगी उसमें भी नहीं बताऊंगा, सुन लेना, दोबारा नहीं बताऊंगा। जो पढ़ा दिया इस बार एक बार ही पढ़ाऊंगा हर चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट। और ऑलमोस्ट सब क्वेश्चन कवर करेंगे अपन। क्लियर बच्चों? क्लियर बच्चों? एक बहुत इंपॉर्टेंट, कौन सा? स्क्रब टाइफस। नाम सुना है? अभी पढ़ा था अपन ने। इसका कॉजेटिव एजेंट बताओ। आर टसू टसू गामुसी। नाम कितना प्यारा है, रिकेट्सियाई टसू टसू गामुसी। आर टसू टसू गामुसी। और इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 10 से 12 दिन। आर टसू टसू गामुसी is a very very important causative agent of scrub typhus. Is it clear or not? Clear बच्चों? Next, Rocky Mountain
स्पॉटेड फीवर, नाम सुना है? रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर। क्लियर बच्चों? इसका जो है बेटा वो क्या रहेगा? आर रिकेट्सियाई रिकेट्सियाई कोजेटिव एजेंट, और इसका इंक्यूबेशन पीरियड वही 1 to 2 वीक रहेगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन जो बन सकता है, क्यू फीवर, नाम सुना है? क्यू फीवर, इसका कोजेटिव एजेंट बेटा सी बर्नेटी, और ये भी 102 वीक की इंक्यूबेशन पीरियड है। सी बर्नेटी इज द कोजेटिव एजेंट ऑफ क्यू फीवर। क्लियर बच्चों? क्यू फीवर थोड़ा इसका ज्यादा है बेटा, 2 से 3 वीक है क्यू फीवर का, 2 से 3 वीक है, थोड़ा ध्यान रखना। तो ये ध्यान रखना, ये आपका स्क्रब टाइपस, क्यू फीवर, सी बर्नेटी, आपका ये दोनों से क्वेश्चन आ चुका बेटा। क्लियर बच्चों? और एक लास्ट कौन सा? ट्रेंच फीवर, नाम सुना है? ट्रेंच फीवर का कोजेटिव एजेंट बताइए। ट्रेंच फीवर का बेटा रोचिलिमिया क्वांटाना, और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो वही 8 से 10 दिन। तो ये आपके टिक्स से रिलेटेड डिसऑर्डर है। ये थोड़ा ध्यान रखना, म्यूरिन टाइपिस, आर टाइपी, स्क्रब टाइपिस का आर टेसुटसु गामुसी, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर का आर रिकेट्सियाई, क्यू फीवर का सी बर्नेटी, और ट्रेंच फीवर का रोचोमेलिया क्वांटाना। ये सारे के सारे इसमें से ये और ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एम्स में। ये 3 एग्जाम में तो मैंने भी देखा है इनको। Is it clear or not? These are the tics disorder. अरे कैसा डिसऑर्डर है? टिक्स डिसऑर्डर है। यहां तक थोड़ा ध्यान रखना बेटा, छोटी छोटी बातें और सलेक्शन। क्लियर बच्चों? और रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर, माउंटेन है, एक होता फीवर। बताओ मंकी फीवर किसको बोलते हैं? मंकी फीवर किसको बोलते हैं? काइशानारू फॉरेस्ट डिजीज, केएफडी जिसको शॉर्ट में अपन बोलते हैं, काइशानारू फॉरेस्ट डिजीज। इसके भी बीच में केस देखे गए थे केएफडी के, इसी को क्या बोलते हैं? मंकी फीवर बोलते हैं। आरबास में इसका जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो ग्रुप बी टोगा वायरस होता है बेटा, और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड रहेगा वो कितना? 3 से 5 दिन तक रहता है, सॉरी 5 से 8 दिन। ये काइशानारू फॉरेस्ट है कई अफ्रीका के जंगलों में, वहां से फैल गई बीमारी बेटा। 5 से 8 दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड था मंकी फीवर का, काइशानारू फॉरेस्ट डिजीज बेटा। तब बच्चों इसके लिए केएफडी वैक्सीन आती है। कैसी वैक्सीन आती है? केएफडी वैक्सीन आती है, जो कैसी है? किल्ड वैक्सीन। बताओ एक बीमारी होती है मंडे फीवर, किसको बोलते हैं? एक तो होता है मंकी फीवर जिसको अपन तो बोलते हैं काइशानारू फॉरेस्ट डिजीज, और इसके मैनेजमेंट, इसका पॉजिटिव एजेंट कौन है? ग्रुप बी टोगा वायरस। फीवर वगैरह आते हैं इसलिए मंकी फीवर नाम रखा है। मंकी के वायरस पाया जाता है जो ह्यूमन में ट्रांसफर हो गया था। क्लियर है? एक होता है मंडे फीवर। मंडे फीवर किसको बोलते हैं? जल्दी कमेंट कीजिएगा। यस, मंडे फीवर इज नोन एज बिसिनोसिस। ये किससे होता है बेटा? कॉटन डस्ट से। ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज है। अरे कैसे डिजीज है? ऑक्यूपेशनल लंग्स डिजीज में पढ़ते हैं, पढ़ते नहीं पढ़ते हैं? ऑक्यूपेशनल डिजीज में बिसिनोसिस। और बताओ शुगर केन डस्ट से? बेगोसिस। देखो याद रखना, कॉटन में डबल टी आ रहा है तो यहां डबल एस आ रहा है। बिसिनोसिस को अपन क्या बोलते हैं? मंडे फीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिसिनोसिस इज मंडे फीवर, कॉटन डस्ट से होता है। जो मिल वगैरह में काम करते हैं, कपड़ों की मिल वगैरह में, कॉटन की में। बेगोसिस किसको बोलते हैं? शुगर केन। एस्बेस्टोसिस, एस्बेस्टोसिस किसमें? पत्थरों की खानों में। एस्बेस्टोस ये अपने जोधपुर के अंदर जो पत्थर के खाने हैं ना, ये एस्बेस्टोसिस के। और इसके अंदर एस्बेस्टोसिस में कैसा एक्सरे दिखता है? ग्राउंड ग्लास मोटल्ड अपीयरेंस ऑफ लंग्स इन एक्सरे। एक्सरे करोगे तो कैसा दिखेगा? ग्राउंड ग्लास। कोल माइन में काम करने वाले को कौन सा? ब्लैक लंग्स। लंग्स क्या हो जाते हैं? कोल लंग्स या ब्लैक लंग्स हो जाते हैं जो कोल माइन में काम करते हैं। जो एस्बेस्टोसिस पत्थरों की खानों में काम करते हैं ना, एस्बेस्टोस की में, उनको एस्बेस्टोसिस। ग्राउंड ग्लास मोटर अपीयरेंस, मोटे कांच की तरह एक्सरे दिखेगा। एक्सरे करोगे तो लंग कैसा दिखेगा? जैसे धुंधला मोटा कांच है वैसा। क्लियर है? बेगिनोसिस किसका? शुगर केन से।
को डाउट है बच्चों? सारी बात समझे बेटा? यस है, वो सिलिकॉन अलग है, सिलिकोसिस अलग है, एस्बेस्टोसिस एस्बेस्टोस से। एस्बेस्टोस तो पत्थर आता है ना सिलिका और एस्बेस्टोस के, उसमें ग्राउंड ग्लास वाटर अपरेंस होता है। सिलिकोसिस भी सेम टाइप की पत्थरों की है, सिलिकॉन नाम से पत्थर से, सिलिकॉन धातु से होता है। ये पत्थरों के अंदर मतलब खानों से होने वाला ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज है। को डाउट है? अरे बोलो भाई, चलें आगे। यहां तक डाउट हो तो कमेंट करो, वरना आगे बढ़ जाते हैं बेटा। चलें आगे। नेक्स्ट, अब थोड़ी सी अपन प्रकाश डालेंगे किस पे? डेंगू पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थ्योरी भी इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। मैं मेन वैसे डेंगू कम से कम 3 घंटे का टॉपिक है, मैं आपको 3 मिनट में डेंगू बता देता हूं। डेंगू को डेंगू ही बोलते हैं इंग्लिश में, इसी को क्या बोलते हैं? डेंगी फीवर, इसी को क्या बोलते हैं? सैडलबैग फीवर, इसी को क्या बोलते हैं? डेंगू हेमोरेजिक फीवर, डीएचएफ, और क्या नाम है इसका? है मतलब डेंगू जो कैसी बीमारी है बेटा? वायरल डिजीज है। और इसका जो मोस्ट कॉमन पॉजिटिव एजेंट है वो 4 होते हैं इसके पॉजिटिव एजेंट। अरे कितने होते हैं? 4। देखिएगा, एक डेंगू वायरस फर्स्ट, जो कि मोस्ट कॉमन पॉजिटिव एजेंट है। सबसे ज्यादा डेंगू किससे होता है? डेंगू वायरस फर्स्ट से। को डाउट है? यस, इसी को अपन बेटा ब्रिक बोन फीवर बोलते हैं, हड्डी तोड़ बुखार, डेंगू। अभी पढ़ेंगे कैसे बोलते हैं। डेंगू वायरस फर्स्ट मोस्ट कॉमन पॉजिटिव एजेंट है किसका? डेंगू का। को डाउट है? डेंगू का मोस्ट कॉमन पॉजिटिव एजेंट कौन है? डेंगू वायरस फर्स्ट। को डाउट है? चले आगे। या इसी को अपन बोलते हैं अरबो वायरस फर्स्ट। क्या बोलते हैं? बिकॉज डेंगू कैसी है? अरबो वायरस है। ये डेंगू वायरस कैसा? अरबो वायरस। अरबो वायरस का मतलब ये ऑर्थ्रोपोड बोन डिजीज है बेटा, ऑर्थ्रोपोड बोन डिजीज है। कौन? डेंगू। ऑर्थ्रोपोड का मतलब वाहक के द्वारा, और यहां पे वाहक कौन होता है? डेंगू का वेक्टर कौन है? वेरी 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 एडिस एजिप्टी मॉस्किटो। इसी का दूसरा नाम क्या है? टाइगर मॉस्किटो। एडिस एजिप्टी का दूसरा नाम क्या है? टाइगर मॉस्किटो। कोई डाउट है? चले आगे। फिर और एक और होता है, कल भी बताया था, एडिस एल्बोपिक्टस। तो जो वेक्टर है वो आर्थ्रोपोड है, इसलिए इसका नाम क्या? आर्थ्रोपोड बोन डिजीज। आर्थ्रोपोड का मतलब अरबो वायरस। कौन सा वायरस? आर्थ्रोपोड बोन डिजीज है। आर्थ्रोपोड बनकर अरबो वायरस। अच्छा, वायरस का मेन नाम क्या? डेंगू वायरस या आर्थ्रोपोड वायरस फर्स्ट। जबकि वेक्टर कौन है? एडिस एजिप्टी इज अ वेक्टर, नॉट ए पॉजिटिव एजेंट। पॉजिटिव एजेंट इज डेंगू वायरस। कोई डाउट है? और मोस्ट कॉमनली डेंगू किससे होता है? डेंगू वायरस फर्स्ट से। सबसे डेंजर कौन सा? डेंगू वायरस सेकेंड। हर बात में। इसके अलावा डेंगू वायरस थर्ड होता है और डेंगू वायरस फोर्थ भी होता है, पर मोस्ट डेंगू वायरस फर्स्ट और सेकेंड। सबसे डेंजर कौन है? सेकेंड। चलें आगे। कोई डाउट है? हर बात में। फैमिली कौन सी है रही है? कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है ये? जीनस और फैमिली फ्लेविविरिडाई। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। कोई डाउट है? हर बात में। और जीनस कैसा है? फ्लेवी वायरस है। बताओ, डेंगू सबसे ज्यादा किस ऑर्गन को अफेक्ट करता है? डेंगू किसको अफेक्ट करता है बेटा? लीवर को। अरे डेंगू किसको अफेक्ट करता है? लीवर को। जबकि टाइफॉइड गाल ब्लैडर को। टाइफॉइड किसको अफेक्ट करती है? गाल ब्लैडर को। और डेंगू किसको? लीवर। याद रहेगा। चलें आगे। ये फ्लेविवायरस विरिडाई से और भी बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं। बताओ, ये फ्रेडाइड जो फैमिली है ना, इससे देखो फ्लेविरिडाई से कौन कौन बिलोंग करता है। एक दो क्वेश्चन बता देता हूं, तुम भी क्या याद रखोगे।
एक तो ये जापानीज एन्सेफेलाइटिस, याद आ रहा है। एक आपका कौन सा, येलो फीवर आ रहा है। कौन सा फीवर, येलो फीवर। कौन सा फीवर, येलो फीवर भी इसी फ्लेविरिडाई से बिलोंग करता बेटा। क्लियर बाल को। नेक्स्ट क्लियर बच्चों। और बताओ, ये काइशनोरू फॉरेस्ट डिजीज आपने पढ़ी, ये भी इससे रिलेटेड है। हेपेटाइटिस सी जो है वो भी इससे रिलेटेड है। येलो फीवर, जापानीज वायरस, केएफडी, हेपेटाइटिस सी, वेस्ट नीले वायरस, याद आ रहा है, जो किसका, नर्वस सिस्टम की बीमारी है जिसमें वेस्ट नीले वायरस की वजह से मोटर नर्व डैमेज होती है, याद आ रहा है। तो ये सब किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, अरे किससे, फ्लेविरिडाई से। अब मैं इसलिए बताया येलो फीवर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं यहां पे। दूसरा नाम क्या है इसका, येलो फीवर का दूसरा नाम बताओ आप। पीली बुखार, शाबाश है, नहीं बता दे तो तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। इसको बोलते बेटा ब्लैक वोमिट। एक क्वेश्चन आ चुका है एम्स में आपका, येलो फीवर का क्या बोलते हैं, ब्लैक वोमिट। पॉजिटिव एजेंट बताओ येलो फीवर का। पॉजिटिव एजेंट बता दो जल्दी से। यस बेटा, पॉजिटिव, फ्लेबी वायरस फेब्रिकस। वायरस का नाम क्या, फ्लेबी वायरस फेब्रिकस, आरएनए वायरस है हमारे पास में। और इसका जो वेक्टर है वो कौन है, वो फीमेल कौन सी, एडिस इजिप्टी मॉस्किटो। देखो डेंगू हुआ, चिकनगुनिया हुआ, येलो फीवर हुआ, इन सब का वेक्टर कौन है, अरे कौन है, एडिस इजिप्टी मॉस्किटो। कोई डाउट है, चले आगे, चले आगे। फीमेल वाली, क्योंकि महिलाएं फैलाती बीमारियां यहाँ पे, कोई डाउट नहीं इसमें। क्लियर बच्चों। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 8 से 10 दिन तक रहता है, लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिलती है। अरे बस में फीवर वगैरह ऐसे सिम्टम आते हैं। और जो लोग पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं इंडिया में, उनके लिए किसका वैक्सीनेशन जरूरी है, येलो फीवर का। तो इसके लिए वैक्सीन आती है कौन सी, येलो फीवर वैक्सीन, जो कि लाइव वैक्सीन है और प्रेगनेंसी में दे सकते हैं, लाइव है तो भी दे सकते हैं, हालांकि आजकल बंद कर दी गई लेकिन दे सकते हैं। 0.5 ml रूट सब क्यूटेनियस, कौन सी मसल पे, डेल्टोइड, मसल नहीं बोलो, सबक्यूटेनियस के ऊपर डेल्टोइड पे लगाते हैं इसको। और ये पासपोर्ट बनाने के लिए कौन सी वैक्सीनेशन होना जरूरी है, कोई बाहर जाना चाहते हो किसी भी देश में तो येलो फीवर वैक्सीनेशन होना बहुत जरूरी है। ये जोधपुर एम्स में आपके येलो फीवर की वैक्सीन हमारे मीणा साहब है, क्या नाम है उनका, रूप सिंह मीणा जी, वो लगाते हैं येलो फीवर में, वो वैक्सीनेशन में है, रूप सिंह मीणा जी। क्लियर है, वो येलो फीवर वैक्सीनेशन करता है बेटा। क्लियर बच्चों, येलो फीवर वैक्सीनेशन। आरी बास में फीमेल एडिस, फ्लेबी वायरस, ब्लैक फीवर बोलते, ब्लैक वोमिट बोलते हैं इसको। एक बीमारी होती है बेटा ब्लैक डेथ, बताओ किसको बोलते हैं, जल्दी कमेंट कीजिएगा। ब्लैक डेथ बोलते हैं प्लेग को। किसको, ब्लैक डेथ किसको बोलते हैं, प्लेग को। ये थोड़ा ध्यान रखना। एक होता ब्लैक वाटर फीवर, किसको बोलते हैं, मलेरिया, खून का पानी हो जाता है ना यार। ब्लैक वाटर फीवर मलेरिया, ब्लैक डेथ प्लेग, ब्लैक वोमिटिंग येलो फीवर। और एक होता ब्लैक फीवर, कौन होता ब्लैक फीवर, यहां से क्वेश्चन आएगा। इसी को अपन बोलते हैं काला अजर। अबे कमबख्तों, काला अजर। अरे बात में इसी को अपन बोलते बेटा डम डम फीवर। कौन सा फीवर, या इसी को बोलते अपन विसरल लिस्मेनियसिस, बहुत सारे नाम है। विसरल लिस्मेनियसिस जो कि एक कैसी डिजीज है, प्रोटोजोवल डिजीज है बाल को, कैसी डिजीज है। और इसका जो वेक्टर होता है वो कौन होता है, घरेलू मक्खी, सैंड फ्लाई। और ये एम्स में 50 बार क्वेश्चन आ चुका। या तो पूछेंगे काला आजार या ब्लैक फीवर या डमडम फीवर या विसरल लिस्मेनियसिस, किसके द्वारा, सैंड फ्लाई, घरेलू मक्खी के द्वारा।
इसका कॉजेटिव एजेंट एक प्रोटोजोआ, बताओ इसका कॉजेटिव एजेंट लिस्मेनियसिस डोनोडाई। कॉजेटिव एजेंट कौन है? लिस्मेनियसिस डोनोडाई। इसी की वजह से डमडम फीवर या काला अजहर होता है, सैंड फ्लाई से, घरेलू मक्खी से फैलती है। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा बेटा। चले आगे, और इसका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत लंबा होता है बेटा। इंक्यूबेशन जो पीरियड होता है वो 10 दिन से लेके 2 साल तक, 2 ईयर तक का समय लग सकता है, बहुत लंबा होता है इसका इंक्यूबेशन पीरियड। काला अजहर का, ब्लैक फीवर, लिस्मेनियसिस डोनोडाई इज द प्रोटोजोआ एंड विच इज वेक्टर कौन सा है? पॉजिटिव एजेंट पूछो तो सैंड फ्लाई नहीं है, ये वेक्टर है। वेक्टर जो वाहक है, बीमारी को इधर उधर लेके जाता है। और पॉजिटिव एजेंट कौन है? लिस्मेनिया डोनोडाई। मतलब ड्रग ऑफ चॉइस पहले देते थे बेटा सोडियम स्टाइबोग्लूकोनेट। अबे पहले क्या देते थे? सोडियम स्टाइबोग्लूकोनेट। अब क्या देते हैं बेटा? वेरी 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 इंपोर्टेंट, अब है लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी। नाम सुना है ये एम्फोटेरिसिन बी, नाउ करंटली ड्रग ऑफ चॉइस इन केस ऑफ ब्लैक फीवर या काला अजहर। पहले क्या देते थे? सोडियम स्टाइबोग्लूकोनेट। अब क्या देते हैं? लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी। इसके अलावा ये बेटा इसका साइड इफेक्ट क्या है? हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरकैलेमिया। एक तो ये हाइपोग्लाइसीमिया करती है और एक ये क्या करती है? हाइपरकैलेमिया। इसलिए किस में मिला के दे? D5W में मिला के दे। किसको? एम्फोटेरिसिन बी को, और साथ में इंसुलिन भी मिला है पोटेशियम को कम करने के। स्लो देते हैं, 5 से 6 घंटे में जाता है, स्लो है। क्लियर है? QID TDS अगर और बेटा बताओ ये एम्फोटेरिसिन बी और कहां पे ड्रग ऑफ चॉइस है? अभी हाल ही में एक फेमस बीमारी चली थी, है म्यूकोरमाइकोसिस, ब्लैक फंगस, आल्सो ड्रग ऑफ चॉइस इन म्यूकोरमाइकोसिस। इसी को अपन क्या बोलते हैं? ब्लैक फंगस। मेरे इतिहास की सबसे गंदी बीमारी मानता हूं उसको, ब्लैक फंगस। बहुत केस आए थे कोविड के बाद। कोविड के बाद जिन लोगों को डायबिटीज थी, तो कोविड की वजह से डायबिटीज वालों की इम्यूनिटी पहले कम थी, कोविड की वजह से इम्यूनिटी और क्या हो गई? कम। तो कोविड प्लस डायबिटीज वाले मरीजों में पोस्ट आपका क्या देखा गया? म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फीवर देखा गया, जो सबसे ज्यादा ऑर्बिटल रीजन में होता है। पूरी आंख और पूरा जबड़ा निकालना पड़ जाता है, यहां से पूरा आपका मैक्सिला में यहां पे फैल जाता है ब्लैक फंगस, म्यूकोरमाइकोसिस। अरे कोई डाउट है बाल को? यहां तक को डाउट हो तो कमेंट कर दो, वरना आगे बढ़ जाते हैं। वापस आ जाए डेंगू पे। अरे कोई डाउट है बच्चों? नेक्स्ट देखिएगा, वापस डेंगू पे आ जाते हैं अपन। थोड़ा अपन ने फ्लेवर डाई तो मैंने कहा डेंगू जो है आपका सैडल बैक फीवर, ब्रेक बोन फीवर बोलते हैं, वायरल बोन डिजीज है। मोस्टली डेंगू वायरस फर्स्ट से होता है, और डेंजर कौन होता है? डेंगू वायरस सेकंड। आर्थ्रोपोड बोन डिजीज है, वेक्टर कौन है? एडिस एजिप्टी मॉस्किटो, टाइगर मॉस्किटो है, एल्पेक्टस बेटा। और ये लिवर को सबसे ज्यादा अफेक्ट करती है बीमारी, लिवर को डैमेज करती है आपका, अब टॉक्सिक है ये। क्लियर बच्चों? इसके अलावा ये जो एडिस एजिप्टी बेटा ये डे टाइम फीडर है, ये दिन में ही काटता है, साफ पानी में बैठता है, और सबसे ज्यादा बारिश के दिनों में, रेनी सीजन में साफ पानी होता है। इसलिए एडवर्टाइजमेंट नहीं होता कि गड़ों पे, छतों पे, कूलर में, टायर में, डिब्बों में पानी इकट्ठा नहीं होने दे, उनको साफ करते रहे। आसपास गली में क्या नहीं होने दे? पानी इकट्ठा। पानी इकट्ठा हो रहा तो ड्रेन कर दे, या उस पर क्या करें? केरोसिन डाल दे। अरे डालते नहीं डालते हैं? क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट देखिएगा, इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है डेंगू का? इंक्यूबेशन पीरियड 5 से 16 दिन होता है। एवरेज होता है आपका 5 से 8 दिन तक, एवरेज रहता है आपका 5 से 8 दिन तक। 5 से 8 दिन में डेंगू आ जाता है बेटा, इंक्यूबेशन पीरियड। यस, सॉरी नहीं ना, 3 से 10 दिन, 3 से 10 दिन रहेगा एवरेज। 3 से 10 दिन, एवरेज 5 से 6 दिन में हो जाता है। 3 से 10 दिन रहेगा, ज्यादा लंबा रहेगा। वायलेंट है ना तो शॉर्ट रहता है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड बेटा, कोई डाउट है? इसके अलावा ये बेटा डेंगू ब्लड बोन भी हो सकती है, ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट से भी जा सकती है। वायरल डिजीज है डेंगू वायरस, सबसे ज्यादा बच्चों में, प्रेग्नेंट लेडी में, या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में ज्यादा इसकी रिस्क रहती है डेंगू की आपकी। सर बच्चों, और रेनी सीजन में सबसे ज्यादा होती है अभी के दिनों में,
अभी ये बारिश के दिन है इसलिए आसपास पानी इकट्ठा ना हो। चले आगे। साइन सिम्टम की अगर बात करें बेटा तो इसकी 4 स्टेज में, पहला होता है क्लासिकल अनडिफरेंशिएट फीवर। अनडिफरेंशिएट फीवर, यहां पे फीवर होगा बेटा 38 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा। नॉर्मल बुखार होगा, पता नहीं चलेगा कि कैसा है। या ये जो फीवर होता है वो उसी को बोलते हैं PUO। कौन सा? PUO का मतलब पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन। पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन PUO फीवर होता है। यहां पे आप क्या यूज करें? PCM वगैरह, बेड रेस्ट वगैरह, फ्लूइड थेरेपी वगैरह यूज करें। तो जो पहला जो स्टेज होती है वो कौन सी होती है? अनडिफरेंशिएट फीवर होती है बेटा। कौन सा फीवर? अनडिफरेंशिएट फीवर बेटा। और ये स्किन के थ्रू बॉडी में एंटर करता है बेटा ये। अरे चले आगे। नेक्स्ट, पहली स्टेज एंड दूसरा क्लासिकल डेंगू फीवर। दूसरी स्टेज कौन सी पढ़ा रहा हूं बेटा वैसे बहुत डिटेल में। क्लासिकल डेंगू फीवर, यहां क्लासिकल डेंगू फीवर में यहां पे फीवर जो रहेगी वो 39 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहेगी, खतरनाक फीवर रहेगी। और फीवर के साथ क्या रहेगा बेटा? सीवियर जॉइंट पेन, बॉडी पेन, ऑर्बिटल पेन। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ब्रेक बोन फीवर, हड्डी तोड़ बुखार। कचमो निकल जाता है शरीर का, पानी निकाल देता है आदमी का, जैसे बोलता है ना वन। खतरनाक दर्द, जॉइंट पेन, बॉडी पेन, ऑर्बिटल पेन, असहनीय दर्द होता है। PCM पेन किलर से भी काम नहीं चलता है। हमारे पास में क्लियर बच्चों? क्लासिकल डेंगू फीवर, ये जो फीवर होगा उसकी खासियत क्या होती है बेटा? ये सैडल बैग फीवर होता है। सैडल बैग फीवर, या इसी को अपन क्या बोलते हैं? पूरी बॉडी में पेन होता है तो ब्रेक बोन फीवर। जॉइंट पेन होगा, कंफ्यूजन रहेगा पेशेंट को, फीवर रहेगा, टेकिकार्डिया रहेगा। हमारी बात में सैडल बैग फीवर क्लियर है। और साथ में थ्रम्बोसाइटोपिनिया स्टार्ट हो जाएगा बेटा। अरे प्लेटलेट्स के काउंट क्या होने लग जाएंगे? कम, क्योंकि डेंगू वायरस डायरेक्ट प्लेटलेट पे अटैक करता है, प्लस लीवर को डैमेज करता है। लीवर डैमेज होगा तो आपको पता लीवर क्या बनाता है? थ्रम्बोपोइटिन। और थ्रम्बोपोइटिन किसके सिंथेसिस कराता है? प्लेटलेट्स का। तो प्लेटलेट्स की क्या होगी? बॉडी में कमी। पर यहां ज्यादा नहीं होगी, कमी होना स्टार्ट हो जाएगी। कौन से में? क्लासिकल डेंगू फीवर। हमारी बात में इसको बोलते हैं CDF। हमारी बात में। और यहां पे जो फीवर होगा वो 39-40 डिग्री का होगा। और कैसा होगा? ब्रेक बोन, हड्डी तोड़ बुखार या सैडल बैग फीवर। ये बाइफेजिक फीवर होता है। बाइफेजिक फीवर में देखो फीवर रेज हुआ, फिर फीवर क्या हो गया? डाउन, और फिर वापस क्या होगा? रेज। उतरता चढ़ता है बुखार। रेज हुआ, उतर गया, रेज हुआ, चढ़ गया, उतर गया, उतर। और बुखार कितना? 39 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या रहेगा? ज्यादा। साथ में थ्रम्बोसाइटोपिनिया स्टार्ट हो जाएगा, बॉडी में पेन होगा, जॉइंट में पेन होगा। फिर तीसरी स्टेज कौन सी आएगी? डेंगू हेमरेजिक फीवर। यहां पे मरीज को क्या होगा बेटा? थ्रम्बोसाइटोपिनिया। अरे क्या होगा? थ्रम्बोसाइटोपिनिया होगा। थ्रम्बोसाइटोपिनिया होगा तो उसकी वजह से वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्या होगा? अरे पिन पॉइंट क्या होंगे? हेमरेज होंगे। अरे क्या होंगे बेटा? पिन पॉइंट हेमरेज होंगे बेटा। मरीज को क्या रहेगा? हेमरेज, इंटरनल ब्लीडिंग रहेगी। और सबसे ज्यादा ब्लीडिंग कौन सी रहती है? एपोस्टैक्सिस। ये क्वेश्चन ध्यान रखना। यहां पे प्लेटलेट्स काउंट कम होंगे तो एपोस्टैक्सिस होगा, एपोस्टैक्सिस होगा आपका। इसके अलावा मिलेना हो सकता है मरीज को, हेमेटेमेसिस हो सकता है, हेमेचूरिया हो सकता है। इंटरनल ब्लीडिंग हुई तो प्लेटलेट काउंट कम होने से। बताओ इस स्थिति में एस्पिरिन डेंगू में क्या है? कॉन्ट्रा इंडिकेट, क्योंकि एस्पिरिन भी थ्रम्बोसाइटोपिनिया करती है और ऑलरेडी मरीज को क्या है? तो डेंगू में कौन सी ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है? एस्पिरिन। दूसरा, अगर किसी को डेंगू और तुमने एस्पिरिन दी तो एक और क्या? रेट सिंड्रोम हो सकता है। याद आ रहा है? एस्पिरिन किसको डैमेज करेगी? लीवर को। हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी होगी, सीरम अमोनिया लेवल बढ़ने से। लैक्टोज जहां पे ड्रग ऑफ चॉइस पड़ी थी अपन ने, अरे याद आ रहा है? तो यहां पे मरीज को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा और पिन पॉइंट क्या होने लग जाएंगे? हेमरेज होंगे बेटा। अरे कोई डाउट है बच्चों? चले आगे बेटा, चले आगे बच्चों।
अरे बोलो भाई, हेमरेज होंगे और हेमरेज होने की वजह से क्या होगा, बॉडी में एसाइड्स हो जाएंगे, मल्टीपल सिम्टम आएंगे। देखिएगा थ्रोम्बोसिस पिन पॉइंट हेमरेज होंगे, और जो हेमरेज होंगे वो कैसे होंगे बेटा, ब्राउन पर्पलिश पिंक पिंक कलर के अंडर स्किन। हेमरेज का रहेंगे, बाहर नहीं दिखेंगे, स्किन के अंदर, हरी पास में। और यहां पे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होने के बाद जैसे पिन पॉइंट रसेस बनेंगे, और रसेस कैसे बनेंगे, मैक्यूलोपेपुलर, मैक्यूलोपेपुलर रसेस बनेंगे। मैक्यूलोपेपुलर मतलब लाल और हल्के लाल, जिनमें हल्का हल्का पानी भरा हुआ, क्लियर है। और ऐसे मल्टीपल पिटेचिया हो जाए विद मैक्यूलोपेपुलर रसेस। कौन से रसेस, विद मैक्यूलोपेपुलर रसेस, इसको क्या बोलते हैं, हर्मन साइन। अरे कौन सा साइन, एंड इज द क्लासिकल साइन सिम्टम ऑफ डेंगू। डेंगू का क्लासिकल साइन सिम्टम क्या है, हर्मन। क्या होगा, बॉडी पे क्या बनेंगे, मल्टीपल पिटेचिया बनेंगे। मल्टीपल पिटेचिया बनने की वजह से कैसा होगा, पिन पॉइंट हेमरेज होंगे और मैक्यूलोपेपुलर रसेस हो जाएंगे। क्या कहलाता है, हर्मन साइन कहलाता है। कोई डाउट है, धीरे धीरे हेमरेज होगा, हेमरेज रेट कम होगी 30% से कम, तो उसकी वजह से क्या होगा, यूरिन आउटपुट कम होगा, एसिड्स हो जाएंगे बॉडी में, ओडिमा हो जाएगा प्लाज्मा लॉस होने की वजह से, हाइपोटेंशन होगा, ब्रेडिकार्डिया होगा, धीरे धीरे बीमारी एडवांस होगी। क्लियर बच्चों, एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लास्ट में क्या होगा, चौथी कंडीशन होगी बेटा, डेंगू शोक सिंड्रोम। डेंगू शोक सिंड्रोम होगा तो वीक एंड 3D पल्स होगी, हाइपोटेंशन होगा, ब्रेडिकार्डिया होगा, कोल्ड स्किन हो जाएगी, पेशेंट शोक में जाएगा, हार्ट फेलियर होकर डेथ तक हो सकती है अगर इलाज नहीं मिला। चले आगे, मैनेजमेंट में क्या करोगे, मैनेजमेंट में फीवर है तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी, पीसीएम, एस्प्रिन या एंटीप्लेटलेट ड्रग या एंटीकोगुलेंट क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटर। पीसीएम यूज करोगे, एस्प्रिन क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटर। फ्लूइड ऑफ चॉइस क्या रहेगा, आरएल। बहुत क्रिस्टलोइड और कोलोडोल दोनों चलाएंगे, आरएल NH-D5W प्लस उधर हेमोसिल और वो यूज करेंगे 6 से 10 ml पर केजी बॉडी वेट। और बेस्ट फ्लूइड कौन सा रहेगा, आरएल। किसमें, डेंगू में। लो फैट डाइट देनी नहीं देनी है, यहां तक कि पेशेंट को एनपी रखते हैं और फ्लूइड वगैरह देते हैं। प्लेटलेट्स अगर लॉस होगी तो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करेंगे। अरे कोई डाउट बच्चों, चले आगे, इसके लिए टेस्ट कौन कौन से करते हैं डेंगू के लिए, यहां से क्वेश्चन आएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। डेंगू के टेस्ट में अपन बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो डेंगू वायरस है ना, देखना ये डेंगू वायरस, इसके ऊपर ई एंड एम एंटीजन पाए जाते हैं, एनोलप और मेम्ब्रेन एंटीजन। अरे कौन से, अरे पास में इन दोनों एंटीजन के खिलाफ अपन कौन सबसे पहले कौन सी एंटीबॉडी बनती है, आईजीएम। तो ये आईजीएम एंटीबॉडी देख सकते हैं कौन से टेस्ट के द्वारा, एलिसा टेस्ट। कौन से टेस्ट के द्वारा, एलिसा टेस्ट कर सकते हैं डेंगू को जांचने के लिए, हमारे पास में। इसके अलावा इस डेंगू वायरस पे एक एंटीजन होता है बेटा, NS1 एंटीजन। अब कौन सा एंटीजन, नॉन स्ट्रक्चरल एंटीजन फर्स्ट। और ये वायरस एंटर होने के विदिन 1 आवर्स में ब्लड में आ जाता है, और उसको किससे, एलिसा टेस्ट से, टाइफाइड टेस्ट से अपन कंफर्म कर सकते हैं। तो आपसे पूछा कि सबसे पहला टेस्ट कौन सा होता है, अर्ली टेस्ट कौन सा होता है, डेंगू का। आपने देखा होगा हॉस्पिटल में जाओगे तो डेंगू को टेस्ट करने के लिए जैसे प्रेगनेंसी किट आती है ना, वैसे एक किट आती है, उसमें ब्लड की बूंद डालते हैं, डेंगू का पता चल जाता है। डेंगू और टाइफाइड का पता चलता है, नहीं चलता, वो एलिसा टेस्ट ही है। और वो कौन सा सबसे पहला रैपिड टेस्ट कौन सा, NS1 एंटीजन। ये डेंगू के लिए देखना, आप डेंगू की रिपोर्ट देखना, डेंगू रिपोर्ट देखोगे तो डेंगू नेगेटिव है। अरे और नीचे NS1 एंटीजन टीटर पढ़ते हो नहीं पढ़ते हैं, तो NS1 नॉन स्ट्रक्चरल एंटीजन फर्स्ट, ये वायरस की मेम्ब्रेन पे, डेंगू वायरस होता है ना उसकी मेम्ब्रेन पे। इसके अलावा ई और एम के खिलाफ अपन एंटीबॉडी देख सकते हैं। इसके अलावा एक टेस्ट और करते हैं बेटा, टाइफाइड टेस्ट वगैरह कर सकते हैं, रिया कर सकते हैं। एक टेस्ट करते हैं बेटा, टर्निक्वेट टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा टेस्ट, टर्निक्वेट टेस्ट। किसमें करते हैं, डेंगू में। बताइए टर्निक्वेट टेस्ट क्या होता है, यस एलिसा, सीबीसी, सीरोलॉजी। सीबीसी भी करोगे, सीबीसी में क्या होगा, हेमेटोक्राइट क्या मिलेगी, कम, क्योंकि ब्लड लॉस हो रहा है। आरबीसी में आरबीसी की कंसंट्रेशन क्या रहेगी, पीसीबी पेक्सेल वॉल्यूम कम मिलेगी। आरबीसी में हाइपोवोलेमिक क्या रहेगा, पेशेंट को बीपी कम रहेगी। टर्निक्वेट टेस्ट करते हैं, इसमें क्या करते हैं, एक पेशेंट को टर्निक्वेट अप्लाई करते हैं बेटा, या बीपी का अपन
इन्फ्लेट करते हैं, कहां पे, अपर एक्सट्रीमिटीज में। सुनना, बीपी कप बांधा और इसको इन्फ्लेट किया, 150 से ऊपर प्रेशर रखना है, 150 mm प्रेशर रखोगे। अगर उसको क्या है, डेंगू है, तो मरीज को क्या होगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, तो ब्लड वेसल फ्रेजाइल होगी, और फ्रेजाइल होगी तो क्या बनेंगे बॉडी में, मल्टीपल पिचेचिया, 2.5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर का एरिया, यानी इतना बड़ा एरिया हो गया। उस एरिया में अगर 20 पैचेज पर 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर से, या पर इंच हो गया, 2.5 सेंटीमीटर तो इंच हो गया, एक या इंच में पूछे तो 1/1 इंच, और सेंटीमीटर पूछे तो 2.5/2। यहाँ पे तुमने कब बांधा, कब बांध के तुमने टर्निकेट अप्लाई करके बीपी कप आपने फुलाया, या टर्निकेट बांध दो, जहां पे टर्निकेट बांधा उसके नीचे अगर 20 पैचेज हो, उससे ज्यादा हो 2.5 सेंटीमीटर एरिया में, 2.5 इंटू 2.5 के एरिया में, इसका मतलब पिटेचिया है और मरीज को क्या है, डेंगू। अबे याद रहेगा, इस टेस्ट को क्या बोलते हैं, टर्निकेटर। एक टेस्ट होता है ट्रेंडलबर्ग टेस्ट, किसमें, अबे ट्रेंडलबर्ग टेस्ट करते हैं किसमें, वेरिकोस वेन में। अरे किसमें, इसमें क्या करेंगे, प्रोक्सिमल एक्सट्रीमिटीज के पैरों को रोटेट करेंगे तो ग्रेविटी के साथ बढ़ जाएगा, जब पेशेंट वापस खड़ा होगा तो प्रोक्सिमली फील रहेगा, डिस्टल फील नहीं होगा। ट्रेंडलबर्ग टेस्ट किसमें, वेरिकोस वेन में। और एक साइन होता है कौन सा, ट्रेंडलबर्ग साइन, किसमें, चिल्ड्रन में करते हैं, ये देखने को मिलता है डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ हिप में। पेशेंट को अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी पे खड़ा रहेंगे, सेफ्टी प्रायोरिटी रहेगी, तो आपका जो पेल्विक है वो नीचे की जगह कहां चला जाएगा, ऊपर। ट्रेंडलबर्ग टेस्ट अपने पढ़ा था, याद करो, मैंने पेडियाट्रिक में पूरा डिटेल में पढ़ाया था। डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ हिप के अंदर अपन कौन सा टेस्ट करते हैं, ट्रेंडलबर्ग टेस्ट, और ट्रेंडलबर्ग साइन देखने को मिलता है। और ट्रेंडलबर्ग टेस्ट किस में करते हैं, वेरिकोस वेन में। कोई डाउट है बेटा, 20 पैचेज है, 20 स्पॉट से ज्यादा हो तो आपका पॉजिटिव कहलाएगा बेटा। चले आगे, और अब बाकी आपको मॉस्किटो रेप्लिकेंट यूज करनी है, मॉस्किटो को इकट्ठा नहीं होने देना, टंकियों को खाली करके रखना है, साफ पानी इकट्ठा नहीं होने देना, उसमें ऑयल वगैरह केरोसिन वगैरह डाल देना है, मॉस्किटो रेप्लिकेंट यूज करना है, नेट यूज करना है, आपको लॉन्ग स्लीव क्लॉथिंग पहननी है। चले आगे, कोई डाउट है बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट किसके बारे में, 100% एक क्वेश्चन आएगा, मेन क्वेश्चन बता दिए। विच टेस्ट इज यूज्ड फॉर रैपिड टेस्ट ऑफ डेंगू, आ गया, डेंगू का रैपिड टेस्ट कौन सा, NS1 एंटीजन। सबसे रैपिड टेस्ट कौन सा है, NS। एलिसा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसिड, एलिसा। एलिसा कैसा टेस्ट है, एलिसा भी बेटा एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट है। क्लियर है, ये 3 तरह का होता है एलिसा, बताइए कौन कौन सा। पहला डायरेक्ट एलिसा, सैंडविच, और तीसरा कंपेटिटिव। डायरेक्ट, सैंडविच और कंपेटिटिव तरह का एलिसा टेस्ट होता है। इज इट क्लियर और नॉट? अगर क्लास अच्छी लग रही है तो बेटा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। डेंगू बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बेटा डिटेल में पढ़ा रहा हूं। 101% क्वेश्चन आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, कतई डाउट नहीं है इस चीज में। चले आगे, ये डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है बावड़ो। इनडायरेक्ट एलिसा, सैंडविच एलिसा और कंपेटिटिव। कंपेटिटिव एलिसा किसके खिलाफ, एंटीबॉडी अगेंस्ट HIV वायरस। HIV वायरस के अगेंस्ट अगर आपको एंटीबॉडी देखनी है तो कौन सा, ओनली HIV के खिलाफ, तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट कौन सा, HIV ह्यूमन वायरस के खिलाफ जो अगर एंटीबॉडी देखनी है तो कौन सा, एलिसा, कंपेटिटिव। और अदर देन HIV लाइक डेंगू वायरस, उनके अगेंस्ट आपको एंटीबॉडी देखनी तो कौन सा, इनडायरेक्ट। तो बताओ डेंगू में कौन सा एलिसा करेंगे, इनडायरेक्ट एलिसा, क्योंकि अदर देन HIV है। और सैंडविच जो एलिसा होता है ना बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसमें एंटीजन एंटीबॉडी ना देख के क्या देखते हैं, एंटीजन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलिसा टेस्ट ब्लड टेस्ट है, आपकी कौन सी वाइल, प्लेन वाइल, येलो वाइल में, रेड ढक्कन वाली वाइल में जाएगा ये। चले आगे, अगर आपको एंटीजन डिटेक्ट करना है तो कौन सा एलिसा करोगे, सैंडविच, ये याद रखना। HIV के खिलाफ एंटीबॉडी देखनी है तो कंपेटिटिव, और अदर देन HIV कोई डेंगू हुआ और कोई है तो कौन सा एलिसा यूज करोगे, इनडायरेक्ट। क्लोस्ट्रिडियम डिफिसिल एलिसा,
आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को देखने के लिए एलिसा करते हैं, स्टूल का, कप का, ब्लड का, यूरिन का, अलग अलग एलिसा भी कई तरह का होता है। तो आरिबास में तो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और सैंडविच एलिसा याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आईजीएम एंटीबॉडी टेस्ट ये कर सकते हैं। विडाल टेस्ट, विडाल टेस्ट किसमें करते हैं? टाइफॉइड, टाइफॉइड में करते हैं विडाल टेस्ट। यहां तक को डाउट है? चले आगे, यहां तक देखिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा अपन। चले आगे, अब थोड़ा अपन विडाल टेस्ट के बारे में जान लेते हैं। किसके बारे में? विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट किसमें करते हैं अपन? टाइफॉइड में। टाइफॉइड जिसको अपन क्या बोलते हैं? स्टेप लेडर फीवर, यानी चढ़ते हुए क्रम में बुखार आता है, इसी को अपन क्या बोलते हैं? एंटेरिक फीवर, इंटेस्टाइनल फीवर। आरिबास में अनाइजिन हैंड से बोलता है, फूडबॉर्न डिजीज है ये। कॉन्स्टिट्यूएंट एजेंट कौन होता है? साल्मोनेला टाइफी, मेन तो यही होता है, बाकी साल्मोनेला पैराटाइफी, ए बी एंड सी। अनहाइजीनिक हेड से ये मेनली फैलता है, फूडबॉर्न डिजीज है, ऑलर रूट से एंट्री होती है टाइफॉइड में, बढ़ते हुए क्रम में फीवर आएगा बेटा। आरिबास में विडाल टेस्ट कैसा टेस्ट है? ये ब्लड टेस्ट, और ये सेकेंड वीक इंफेक्शन में आएगा आपका टाइफॉइड का। आरिबास में इसके अलावा रोज स्पॉट देखने को मिलते हैं, और क्या होगा? न्यूट्रोपीनिया देखने को मिलेगा यहाँ पे, याद आ रहा है? और टाइफॉइड में ड्रग ऑफ चॉइस, अरे इंजेक्शन सेफ्ट्रैक्सोन यार, मोनोसेफ। और डायरिया कैसा? पी सूप डायरिया। कैसा डायरिया? पी सूप डायरिया। और फीवर जो होता है वो कौन सा? फगेट साइन। कौन सा साइन? फीवर के साथ में क्या होगा? ब्रेडिकार्डिया। ये सब किस में देखने को मिलते हैं? टाइफॉइड। टाइफॉइड के अंदर क्या होगा? टाइफॉइड फीवर, स्टेप लेडर फीवर बोलते हैं इसको। आरिबास में साल्मोनेला टाइफिक है। बताओ टाइफॉइड फीवर का दूसरा नाम क्या है? इसी को अपन बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर बोलते हैं क्या, या बैरोमीटर ऑफ सैनिटेशन, क्या बोलते हैं इसको? बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर तो कौन है? टीबी। क्लियर है? चले आगे, बहुत सारे नाम है इसके। टाइफॉइड फीवर, स्टेप लेडर फीवर, एंटेरिक फीवर, स्लो फीवर, गैस्ट्रिक फीवर, स्लो रेमिनेंट फीवर। चले आगे, इंडेक्स ऑफ जनरल सैनिटेशन बोलते हैं इसको, इंडेक्स ऑफ जनरल सैनिटेशन। मतलब लोग कितने साफ सुथरे रहते हैं, कितना हैंड हाइजीन करते हैं, कैसे पता लगाता है कि कम्युनिटी में, उस गांव में कितने लोगों को एंटेरिक फीवर हुआ है? क्योंकि हैंड अनहाइजीनिक हैंड से फैलता है, ओरल रूट से एंट्री होती है, साल्मोनेला टाइफी स्टूल के द्वारा फैलता है, स्पेशली रेनी सीजन में ओपन डिफिकेशन के द्वारा। आरिबास में रोज स्पॉट देखने को मिलेंगे, न्यूट्रोपीनिया होगा, क्या होगा? साथ में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी होगा। आरिबास में क्लियर बेटा। और आपका स्टेप लीडर यानी चढ़ते हुए क्रम में बुखार आएगा, एक दिन फीवर, फिर उतर जाएगा, फिर अगले दिन निकाला, जिसको अपन बोलते हैं। आरिबास में फाइगेट साइन क्या होगा? फीवर के साथ ब्रेडिकार्डिया होगा। ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी? सब्ट्रैक्ट। इसको डायग्नोस करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? विडाल टेस्ट। पहली बात करते हैं विडाल टेस्ट कैसा टेस्ट है? ब्लड टेस्ट है, और ये सेकेंड वीक में आपका डायग्नोस होगा। फर्स्ट वीक में डायग्नोस करते हैं स्टूल कल्चर से या यूरिन से, सेकंड में ब्लड से, और तीसरे में स्टूल से। अलग अलग वीक पे, वीक वाइज आता बेटा। लंबी बीमारी चलती है, 6 महीने तक बीमारी चलती है। आरिबास में ब्लड सैंपल भेजते हैं येलो ऑयल में, विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट कैसा टेस्ट है? एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट है। अब एम्स में क्वेश्चन आया, एंटीजन को क्या बोलते हैं? एग्लूटिनोजन। एंटीजन को तो क्या बोलते हैं? और एंटीबॉडी को एग्लूटिनिन। इन दोनों के मिलने से क्या बनता? एग्लूटिनेशन। तो ये कैसा टेस्ट है? एग्लूटेशन। क्वेश्चन में ऑप्शन में एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट नहीं था, एंटीजन टेस्ट बी ऑप्शन, एंटीबॉडी टेस्ट नन ऑफ या एग्लूटिनेशन टेस्ट। तो एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट है। एंटीजन के लाभ क्या देखते हैं अपन? एंटीबॉडी। अपन ने पढ़ा था कि साल्मोनेला जो वायरस है, सॉरी बैक्टीरिया है, साल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया, उसके ऊपर H और O एंटीजन पाए जाते हैं। अरे कौन से एंटीजन? H एंटीजन और O एंटीजन। H एंटीजन इन्फेक्शन के बाद और O एंटीजन रिकरेंट के द्वारा। अगर आपका टाइटर रेशियो 1:160 से ज्यादा है तो पेशेंट विडाल टेस्ट क्या माना जाएगा? पॉजिटिव। और इस विडाल टेस्ट की खोज जॉर्ज फर्नाल्ड विडाल ने करी थी 18वीं सदी में, 18वीं 19वीं सदी में। क्लियर बच्चों? अरे कोई डाउट है? टाइटर
ओ एंटीजन 1:160 से ज्यादा हो और पोस्ट एक्सपोजर एच एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी कितने से ज्यादा हो, 1:1 से ज्यादा हो, तो विडाल टेस्ट क्या माना जाएगा, पॉजिटिव। आ रहा है कोई डाउट है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पॉजिटिव 1:80 नेगेटिव है, ध्यान रखना, 1:120 भी नेगेटिव है, पॉजिटिव कब 1:160। और इस टेस्ट को कराने के लिए अपन इसमें क्या ऐड करते हैं, 2 मर्केप्टो इथेनॉल। ये टेस्ट परफॉर्म करने के लिए अपन, ये क्वेश्चन बन सकता है फ्यूचर में, ऐसे क्वेश्चन बहुत डीप आने लग गए यहां से, तो इसको टेस्ट परफॉर्म करने के लिए इसमें क्या मिक्स करते हैं, 2 मर्केप्टो एथेनॉल ऐड करते हैं। एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट है, विडाल टेस्ट, ब्लड टेस्ट है ये, और स्पेशली सेकंड वीक के दौरान आपका डायग्नोस होता है ब्लड टेस्ट आरिबास में। और टाइटर एच, इस बैक्टीरिया के ऊपर कौन से एंटीजन होते हैं, एच और ओ एंटीजन। इस एच और ओ एंटीजन के खिलाफ अपन क्या बनाएंगे, एंटीबॉडी। अगर टाइटर रेशियो 1:160 से ज्यादा तो पॉजिटिव। यहां तक कोई डाउट है, चलिएगा विडाल टेस्ट और टाइफाइड को इसी तरह के बेटा थ्योरी के साथ कंप्लीट एमसीक्यू क्लासेस देखने के लिए और नोटसेट 2023 के लिए, अपकमिंग ईएसआईसी 2022-23 के लिए, आरआरबी 2023 के लिए, जीएमसीएच पीजीआई के लिए बेटा आज ही एसएन अकेडमी का रेगुलर ऑनलाइन बैच ज्वाइन करें बेटा। 22 अगस्त से शुरू हो रहा है, जिसकी फीस मात्र 8,999 में, और जो रनिंग स्टूडेंट है 3rd ईयर 4th ईयर के उनको एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है बेटा। बैच ज्वाइन करने के लिए 8368066088 पे कॉन्टैक्ट करें। इसके साथ क्रैश कोर्स फ्री है, टेस्ट सीरीज फ्री है, कंप्लीट नोट्स की ई बुक मिल जाएगी आपको, लाइव क्लासे होगी और लाइव क्लासे होने के बाद सेव रह जाएगी, आपका 1 साल तक वीडियो सेव रहेंगे, लेकिन स्टूडेंट को 3 साल तक मिलेगा। ये रहा विडाल टेस्ट बेटा आपका, 1:160 पॉजिटिव है बेटा, 320 300, ये देखो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। चले आगे, क्वांटिटेटिव ट्यूब टेस्ट, रैपिड विडाल टेस्ट। नेक्स्ट, केएमसी का यूज क्या है, मेन पर्पज क्या है, कंगारू मदर केयर, इन्फेक्शन से बचाना, कॉन्ट्रासेप्टिव का मेथड काम करता है, ब्रेस्ट फीडिंग को बढ़ाना या टू प्रिवेंट हाइपोथर्मिया। तो मेन मकसद क्या है, हाइपोथर्मिया को रोकना। अरे किसको रोकना, हाइपोथर्मिया को। हाइपोथर्मिया जो कि क्या है, साइलेंट किलर डिजीज है बेटा, किसमें, न्यूबॉर्न में। क्यों भाई, क्योंकि हाइपोथर्मिया से क्या होता है, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होते हैं, वाइटल ऑर्गन को ब्लड सप्लाई क्या हो जाती है, कम, और पहले बच्चे का ऑर्गन क्या है, इमेच्योर है, तो डेथ हो जाती है। तो इसलिए क्लियर बच्चों, नॉर्मल न्यूबॉर्न टेम्परेचर कितना है, एक ही वर्ड में पूछो तो 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर ये टेम्परेचर कितना 36 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है तो माइल्ड हाइपोथर्मिया आरिबास में, और कितना 32 से कम है तो मॉडरेट, और 28 से कम है तो सीवियर हाइपोथर्मिया। 89.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम है तो सीवियर हाइपोथर्मिया। सीवियर हाइपोथर्मिया तो कोल्ड और स्किन क्या होगी, क्लेमी ब्रेडिकार्डिया हाइपोटेंशन होंगे, स्किन पे क्या पड़ जाते हैं, पैचेस बच जाते हैं, फ्रोस्ट बाइट टाइप में, कोई डाउट है। और लास्ट में रेक्टल टेम्परेचर लॉस होगा। मैनेजमेंट में अपन ब्रेस्ट फीडिंग और केएमसी करें, वार्म किसमें, इंक्यूबेटर में रखें। इंक्यूबेटर को किस मोड पे चलाओगे, सर्वो कंट्रोल मोड पे। इंक्यूबेटर से जो हीट लॉस होती है वो किस मेथड से, कन्वेक्शन मेथड से, कई बार पढ़ चुके हैं। इंक्यूबेशन में जो हीट लॉस होती है वो किस मेथड से, क्लियर। इंक्यूबेशन को किस मोड पे चलाओगे, सर्वो मोड। ब्रेस्ट फीडिंग करोगे, आपका वार्म चेन फॉलो करोगे आप। चले आगे, सबसे ज्यादा हीट लॉस किस मेथड से होती है, रेडिएशन मेथड से, लेकिन इंक्यूबेशन में किस मेथड से, आरिबास में। तो हाइपोथर्मिया के बारे में अपन जानेंगे बेटा। तो इसका हाइपोथर्मिया का रोकना, कंगारू मदर केयर, मिनिमम 1 घंटे और मैक्सिमम कितने, 12 आवर। एवरेज आपको 2 से 3 घंटे करनी है, नॉर्मल कितने 2-3 घंटे करते हैं, पर कम से कम 1 घंटे और कम से कम 12 घंटे। कोई भी स्वस्थ आदमी जो स्वस्थ है वो बेबी को किस पे, चेस्ट पे लिटाए या अपने साथ सुलाए आपका चेस्ट पे लेके, उससे उसकी आपकी बॉडी की गर्मी बच्चे को जाएगी, केएमसी कहलाती। और मेन मकसद क्या है, हाइपोथर्मिया को रोकना। और माँ के साथ करेंगे तो बॉन्डिंग प्रिवेंट होगी, और केएमसी जन्म के तुरंत बाद स्टार्ट कर सकते हैं आप। चलें आगे, तो हाइपोथर्मिया का रोकना बेटा। ए पेशेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ए पेशेंट लिथियम थेरेपी, सीरम लिथियम लेवल शुड बी मॉनिटर आफ्टर फर्स्ट डोज ऑफ, कितने आवर्स बाद, 12 घंटे बाद। चलेगा बेटा, अपन लिथियम के बारे में जानते हैं। लिथियम जो कि कैसी ड्रग है, एंटीमेनिक ड्रग है, अरे कैसी ड्रग है, और मेस्ली बाइपोलर डिसऑर्डर में, और बाइपोलर में भी किसमें, क्रोनिक मेनिया में क्या मानी जाती है, ड्रग ऑफ चॉइस। जबकि एक्यूट मेनिया में क्या देते हैं, हेलोपेरिडोन।
हेलोपेराडोल प्लस फेनार्गन का मकसद रहता है IM रूट से 5 mg हेलोपेराडोल प्लस 50 mg फेनार्गन दोनों को मिक्स करके एक्यूट मेनिया में यूज करते हैं जब वोलेंट हो जाता है पेशेंट। कोई डाउट है बच्चों? आरिबास में लिथियम एंटीमेनिक ड्रग है, बाइपोलर डिसऑर्डर, हमेशा मेनिया बाइपोलर रहेगा, डिप्रेशन हमेशा, क्योंकि मेनिक रहेगा पेशेंट तो डिप्रेशन में जाएगा, इतनी एनर्जी कैसे मेंटेन करेगा, तो क्रोनिक मेनिया में ड्रग ऑफ चॉइस। और लिथियम धातु है बेटा, आउट साधन में इसका कौन सा नंबर होता है? तीसरा। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, लिथियम वही है, हाइड्रोजन लिथियम, लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन। आरिबास में पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो ना आप, ऑक्सीजन वगैरह, ऑक्सीजन 8वें पे आती है। चले आगे, तो लिथियम आपकी धातु है बेटा, और ये क्रोनिक मेनिया में ड्रग ऑफ चॉइस। मेनिया में किसका? सेरोटोनिन का लेवल बढ़ जाता है, और किसका लेवल बढ़ता है? नॉरएड्रेनालिन का, डोपामाइन का लेवल बढ़ जाता है, मेनली डोपामाइन और सेरोटोनिन का लेवल बढ़ता है। क्लियर? लेवल को क्या करती है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर। क्लियर बच्चों? लिथियम, लिथियम जो दे रहे हो आप, इसकी डोज चलती है 900 से 1500 मिलीग्राम तक, 900 से 1500 मिलीग्राम, यानी 1-1.5 ग्राम की। और कंटिन्यू आपका एक्यूट मेनिया तो 6 महीने तक, और क्रोनिक मेनिया तो कितने महीने तक ट्रीटमेंट चलता है? 12 महीने तक। क्लियर बच्चों? 12 महीने तक कंटिन्यू ट्रीटमेंट चलता है, किसका? लिथियम का। आरिबास में लिथियम का जो सीरम लेवल है वो होता है बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 0.6 से लेके 1.2 मिलीकुलेंट पर लीटर। सुनना, पीछे यूनिट क्या है? मिलीकुलेंट पर लीटर। सीरम लिथियम लेवल 0.6 से 1.2 मिलीकुलेंट पर लीटर। कोई डाउट है? ये ब्लड में लेवल होना चाहिए बेटा लिथियम का। कोई डाउट है? लिथियम आपको आफ्टर फूड देना है, क्योंकि इसका मोस्ट साइड इफेक्ट क्या होता है? नोजिया, वोमिटिंग और गैस्ट्रिक अपसेट, इसलिए खाना खाने के बाद ही देना है। कंटिन्यू यूज करते हैं लिथियम को, रोकना नहीं है। लिथियम जो है, लिथियम देने के बाद, लिथियम देने के बाद 12 से 24 आवर्स में ब्लड में क्या होगी? पीक लेवल पे होगी। अरे किस लेवल पे होगी? इसलिए इसका थेरापेटिक लेवल जानना है तो ड्रग देने के कितने घंटे बाद? बस 12 घंटे बाद ही आपको ब्लड सैंपल लेना है। और मोस्टली मंथली कराते हैं, मॉर्निंग का सैंपल लेते हैं लिथियम का, आउटसाइड होता है बहुत सारे लैब में, अहमदाबाद वगैरह कराते हैं हम लोग यहाँ जोधपुर से। अरे समझ मेरी बात? 12 घंटे बाद बेस्ट माना जाएगा। कोई डाउट है? लिथियम की जो टॉक्सिसिटी की अगर बात करें अपन, अगर माइल्ड टॉक्सिसिटी होगी, अगर लिथियम लेवल कितना है? 1.5 से 2 मिलीकुलेंट पर लीटर है तो माइल्ड टॉक्सिसिटी। मॉडरेट टॉक्सिसिटी कब होगी? जब लिथियम लेवल 2 से लेके 2.5 मिलीकुलेंट पर लीटर है। और सीवियर लिथियम टॉक्सिसिटी कब होगी? जब लिथियम का लेवल 2.5 मिलीकुलेंट पर लीटर से क्या हो? ज्यादा हो, तो सीरियम लिथियम टॉक्सिसिटी होगी। लिथियम की टॉक्सिसिटी होगी तो अर्ली साइन सिम्टम क्या आएंगे? वेरी इंपॉर्टेंट, नोजिया एंड वोमिटिंग, यानी जीआईटी से रिलेटेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेम डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी के भी नोजिया वोमिटिंग के आते हैं अर्ली साइन सिम्टम, जे अपसेट और लिथियम के भी। इसके अलावा मरीज को क्या आ सकते हैं? सीजर आ सकते हैं। और बताइए, पेशेंट को सोडियम लेवल क्या हो सकता है? अपसेट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पेशेंट को पोलीयूरिया हो सकता है। साइड इफेक्ट है, क्योंकि सोडियम इंबैलेंस करता है ये, तो पोलीयूरिक इफेक्ट आता है। और पोलीयूरिया होगा तो क्या होगा? पॉलीडिप्सिया। पेशेंट इवन कोमा में तक जा सकता है, इतना साइड इफेक्ट है। तो मोस्ट अर्ली साइन सिम्टम नोजिया, वोमिटिंग, जे अपसेट, हेडेक हो सकते हैं, फटीग वीकनेस, सीजर आ सकते हैं। सोडियम लेवल क्या हो सकता है? इंबैलेंस हो सकता है। पोलीयूरिया होगा, और पोलीयूरिया होने की वजह से क्या होगा? पॉलीडिप्सिया। तो लिथियम चल रहा है और यूरिन आउटपुट बढ़ा हुआ है, 2000 ml पर 24 आवर से ज्यादा आ रहा है, 2000 ml पर 24 आवर से, तो नोटिफाई द फिजिशियन। कोई डाउट है? लिथियम दे रहे हैं आप, तो लिथियम के साथ किसको मॉनिटर करें? लिथियम के साथ सीरम सोडियम लेवल को क्या करें बेटा? मैनेज करें। नॉर्मल सीरम सोडियम लेवल 135 से 145 मिलीकुलेंट पर लीटर, 140 मिलीकुलेंट एवरेज हो गया। आरिबास में नॉर्मल सोडियम डाइट देनी है। कोई डाउट बेटा? डायरेटिक्स के साथ ये क्या है? लिथियम कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, क्योंकि डायरेटिक्स क्या करती है? हाइपोनेट्रीमिया, और हाइपोनेट्रीमिया हो रहा तो
अरे क्या होगा, लिथियम की क्या होगी, टॉक्सिसिटी। और अगर हाइपरनेट्रीमिया है तो डिक्रीज लिथियम अफेक्ट, बिकॉज इसका एक्सक्रेशन बढ़ जाएगा। इसके अलावा किडनी फेलियर मरीजों में नहीं देना है, कॉन्ट्रा, ब्रेस्ट फीडिंग मदर में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, प्रेग्नेंट लेडी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है कौन, लिथियम। प्रेगनेंसी में क्यों कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, क्योंकि ये क्या करती है, एपस्टीन एनोमलीज, ये मां से फीटस में जाती है और फीटस में ऐसे नोड कंडक्शन डिले करती है, याद आ रहा है, ऐसे नोड का कंडक्शन क्या करती है, डिले, एपस्टीन एनोमलीज करती है। एक तो एपस्टीन पीएल होते हैं जो माउथ पे और माउथ की मुकोसा पे, टंग पे कैसे व्हाइट पैचेज होते हैं जो आसानी से कपड़े से उतारे जा सकते हैं, वेट क्लॉथ से, उन्हें तो क्या बोलते हैं, एपस्टीन पल। और ये क्या है, एपस्टीन एनोमलीज। इसमें क्या होगा, ऐसे नोड में कंडक्शन डिले होगा, ऐसे नोड जो कि पेसमेकर है उसमें कंडक्शन डिले होगा, किसमें, फीटस में। अगर मां ने क्या ली, लिथियम, तो लिथियम प्रेगनेंसी में और ब्रेस्ट फीडिंग दोनों में क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है बेटा। और लिथियम किडनी वाले मरीजों को कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, क्योंकि लिथियम को एक्सक्रेट करने के लिए कौन काम करती है, नेफ्रॉन किडनी। और इस लिथियम आपने खाई 1500 mg खाई, इसको बॉडी से पकड़ के बाहर कौन निकालता है, सोडियम। यानी लिथियम को बॉडी से बाहर कौन निकालता है, सोडियम। आरी पास में अगर हाइपोनेट्रीमिया हुआ तो लिथियम बॉडी से बाहर निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा, तो बॉडी में धीरे धीरे लिथियम का क्या होगा, लेवल बढ़ेगा और लिथियम की क्या हो जाएगी, टॉक्सिसिटी, अर्ली सिम्टम नोजिया और वोमिटिंग। कोई डाउट है। और अगर हाइपरनेट्रीमिया है तो जो भी लिथियम लोगे वो सब बॉडी से क्या करती जाएगी, एक्सक्रेट, और ड्रग का इफेक्ट नहीं आएगा। तो बताओ लिथियम दे रहे हो तो किसका लेवल देखे, सोडियम। हाइपोनेट्रीमिया से लिथियम की टॉक्सिसिटी और हाइपरनेट्रियम से लिथियम का इफेक्ट क्या होगा, कम। कोई डाउट है। किडनी फेलियर वाले मरीजों में क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेट, क्योंकि किडनी फेलियर में हाइपोनेट्रीमिया होता है प्लस किडनी डैमेज है तो लिथियम एक्सक्रिएट है, समझ रहे। प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेट क्योंकि एपस्टीन एनोमलीज करती है, और लैक्टेशन में भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है क्योंकि बच्चे में प्रॉब्लम कर सकती है, ब्रेस्ट फीडिंग कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो जाती है वहां पे। अगर लिथियम की टॉक्सिसिटी हो रही है तो मैनेजमेंट क्या है, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट है बेटा, डायलिसिस, एक्टिवेटेड चारकोल, सक्शनिंग वगैरह, और फाइनल लेयर्स क्या है, डायलिसिस। कोई एंटीडोट है, हाँ लिथियम टॉक्सिसिटी में डायलिसिस जरूर इफेक्टिव है, लिथियम के लेवल को कम कर देगा। कोई एंटीडोट नहीं होता। चले आगे। वैसे डिजोक्सिन के साथ कौन, पोटेशियम को मॉनिटर कर, 3.5 से 5 मिलीग्राम। हाइपोकैलेमिया में डिजोक्सिन की टॉक्सिसिटी और हाइपरकैलेमिया में डिजोक्सिन का इफेक्ट कम आएगा। लेकिन डिजोक्सिन की टॉक्सिसिटी हो चुकी है तो ये पोटेशियम चैनल ब्लॉकर है, तो सारे पोटेशियम को ब्लड में भेज देगी, तो क्या करेगा, लास्ट में हाइपरकैलेमिया। ये थोड़ा ध्यान रखना आप। तो ये बात हो गई किसके बारे में, लिथियम के बारे में। 12 घंटे बाद सैंपल भेजे। चले आगे बेटा। तो आज के लिए काफी है, बहुत ज्यादा थ्योरी हो गई, अपन कल डिस्कस करेंगे बाकी की क्लास। अरे कोई डाउट है बाल को, इसी तरह की धमाकेदार क्लास देखने के लिए बेटा आज ही एसएन एकेडमी का कौन सा बैच ज्वाइन करें। आज जो पढ़ाया मिनिमम 5 नंबर का डाटा देके जा रहा हूं, फिर कहना मत, टॉपिक लिख लेना और 5 नंबर के डाटा देके जा रहा हूं इस 2 घंटे की क्लास में। छोटी छोटी बातें, और इसी तरह की क्लासेस देखने के लिए 22 अगस्त से जो रेगुलर बैच शुरू हो रहा है, थ्योरी विद एमसीक्यू, वो ज्वाइन करे बेटा। जीएनएम सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, बीएससी थर्ड ईयर फोर्थ ईयर, जीएनएम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, आपका पोस्ट बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, एमएससी फर्स्ट ईयर को एक्स्ट्रा 3 साल की वैलिडिटी है, और नॉर्मल बैच वालों को 1 साल की वैलिडिटी है। 8,999 में कोर्स अवेलेबल है, फ्री क्रैश कोर्स है, फ्री टेस्ट सीरीज है, और फ्री क्या है, कंप्लीट ई पीडीएफ मिलेगी नोट्स की बेटा। इसके अलावा आपकी जो नोट सेट, ईएसआईसी, राजस्थान सीएचओ, जीपीएसएसबी, एएमसी गुजरात, वीएमसी गुजरात, आरआरबी, पीजीआई, जीएमसीएच, निमांस को सबको टारगेट करने वाला बैच है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। ऐसा नहीं क्लासें अच्छी लगती तो आज अपने फ्रेंड को ज्वाइन कराए बेटा। थैंक यू सो मच।